आपका 7th यूनिट स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। इनफैक्ट मैं एक लफ्ज है कम्यूट, ठीक है। कम्यूट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसी से निकला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब एक जगह से दूसरी जगह क्या क्या जा सकता है? इंसान जा सकते हैं, पीपल। गुड्स मतलब माल, जिसको मर्चेंडाइज कह सकते हो, इन्वेंट्री कह सकते हो, या फ्रेट भी कह सकते हो, FREIGHT, फ्रेट, ठीक है, या इसको कार्गो भी कह सकते हो। अच्छा, और क्या कम्युनिकेट हो सकता है? इंफॉर्मेशन। ज्यादातर जो सर्विसिंग बिजनेसेस हैं वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जो पढ़ा रहा है क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है। जो किसी कंपनी को अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है कि आपका इतना प्रॉफिट, इतना लॉस वगैरह वगैरह। जो डॉक्टर है वो कम्युनिकेट क्या कर रहा है? वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। अब अगर वही चीज तारों के जरिए हो जाए, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन हो जाती है, वो टेली कम्युनिकेशन कहलाती है, ठीक है। और टेली कम्युनिकेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जरिए कोई चीज कम्युनिकेट करना, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के जरिए कुछ कम्युनिकेट करना। टावर्स जो है उनके जरिए सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, या आपकी नेट की वायरें लगी हुई होती हैं, या केबल की वायरें लगी होती है, PTCL की लगी होती है, जो आपके घरों के अंदर PTCL एक कंपनी है जो टेलीफोन लाइन्स देती है। ये सारी टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है क्या? इंफॉर्मेशन। क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन इंसानों की नहीं हो सकती। इंसानों को आप सिग्नल्स के जरिए थोड़ी लेके जा सकते एक तरफ से दूसरी तरफ, ना ही माल आपका इधर से उधर सिग्नल्स के जरिए जा सकता है, राइट। सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो सकती है आज तक। तो टेलीकम्युनिकेशन के टॉपिक में आप ये मत सोचना माल कम्युनिकेट हो रहा है या इंसान कम्युनिकेट हो रहा है, नहीं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो आपके इस यूनिट के अंदर टेलीकम्युनिकेशन के बारे में आप पढ़ेंगे सबसे आखिर में, और ज्यादातर इस यूनिट के अंदर आप किसके हवाले से पढ़ेंगे? लोगों की और माल की कम्युनिकेशन के हवाले से, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इंसान और लोगों को जो कम्युनिकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसे हम दूसरा नाम देते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और इसी तरह इसको ट्रांसपोर्टेशन इतनी दफा कह दिया जाता है कि हम ये भूल ही जाते हैं कि कम्युनिकेशन के लफ्ज का मतलब है एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाना, बल्कि हम समझते हैं कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत। एक्चुअली कम्युनिकेट करना मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना। कम्यूट का मतलब भी यही है। लेकिन अब आप कम्युनिकेशन और कम्यूट के लफ्ज को इंफॉर्मेशन के साथ सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कम्युनिकेट कर रहे हैं हम किसी के साथ, तो मतलब बातचीत कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, या कोई प्रोग्राम उनको दिखा रहे हैं, या कोई ड्रामा दिखा रहे हैं, या कोई उनको पढ़ा रहा है ऑनलाइन वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, ये तो एक जनरल इन्फो देना था चैप्टर शुरू करने से पहले। कुछ जनरल चीजें और है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस यूनिट को शुरू करने से पहले। ये पाकिस्तान का मैप है, ठीक है। ये पाकिस्तान के मैप के अंदर अलग अलग हवालों से हमने मैप बहुत दफा देख लिया, कभी रिवर्स के हवाले से, कभी पाकिस्तान के लैंडस्केप्स के हवाले से देखा, कभी फिशिंग का मैप, ये कहाँ फिशरी हो वगैरह, मिनरल्स कहाँ है, ये सब। अब ये मैप देख रहे हैं हम ऐसी पोर्ट्स के हवाले से। तो दो किस्म के पोर्ट्स, सी पोर्ट्स आपको यहां नजर आएंगे समंदर की तरफ, और एयरपोर्ट्स जो जहाज जहां बने हुए सारे हमारे एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। ये सी पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए। इसके अलावा कम्युनिकेशन में और कौन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में और कौन मदद देता है? आप रोड के जरिए कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा रेलवे के जरिए कर सकते हो, ठीक है। बाकी दो मैंने बता दिए, सी पोर्ट्स के जरिए भी होती है और इसके अलावा एयरपोर्ट्स के जरिए भी होती है। अच्छा, सी पोर्ट्स के जरिए जो ज्यादातर हमारी ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो इंटरनेशनल है। इंसान इधर उधर ट्रैवल नहीं कर रहे होते, सीधे ज्यादातर एयरपोर्ट से कर रहे होता है, माल आ रहा जा रहा होता है सी पोर्ट्स। तो उसको आप इस टॉपिक में इस यूनिट में कम ही देखेंगे। ज्यादा आपकी बात हो रही होगी रोड के हवाले से, रेलवे के हवाले से और एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट के हवाले से, ठीक है। जिसमें से हमारी ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो बाय रोड हो रही होती है। टोटल जितनी ट्रांसपोर्टेशन है
अगर वो इतना है, पूरा पाए बना दिया 360 डिग्री से रिप्रेजेंट कर रहा हूं टोटल 100% ट्रांसपोर्टेशन को, तो उस 100% में से समझ लो तकरीबन 90% वो तो हमारी बाय रोड है, ठीक है। बाकी जो बची वो रेलवे से और एयरपोर्ट से है। सी पोर्ट से तो है ही नहीं ना, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन हम कहां समंदर से करेंगे? समंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो पाकिस्तान में समंदर इस तरह से थोड़ी है कि एक शहर से दूसरे शहर, शहरों के दरमियान कोई समंदर नहीं है हमारे यहां, सही है। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द यूनिट, कुछ जो बातें करना चाह रहा था वो मैं करता चला जा रहा हूं। इंटरनल ट्रांसपोर्ट, उसका अगला है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद अगला है टेलीकम्युनिकेशन। पहले आपके मुल्क के अंदर की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात हो रही है, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन। तो इंटरनेशनल लेवल की ट्रांसपोर्टेशन में हमारे हवाई जहाज मदद देते हैं या हमारी शिप्स मदद देती है, और उसमें भी इंसान ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे थे। मेन रीजन शिप्स के जरिए ट्रांसपोर्टेशन का वो कार्गो हमारा लेके जा रहे होते हैं हम, ठीक है। और इसके अलावा रेलवे के जरिए भी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन होती है। मतलब अगर आपकी रेलवे एक मुल्क से दूसरे मुल्क गुजर रही तक जा रही है तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट हो गई रेलवे से। कौन किस किस मुल्क के साथ हमारी पॉसिबल है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट? चाइना के साथ, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया। आप वो ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सोचोगे, सही है। सो बिकॉज यू नो अबाउट द बॉर्डर्स, सो इसमें भी रहते हुए सस्पेंड हो गई है किसके साथ हमारी, मतलब खत्म हो गई ट्रांसपोर्टेशन। सोचो इंडिया, वो जब से आर्टिकल 370 रिवोक किया उन्होंने, खत्म किया आर्टिकल 370 इंडिया के अंदर। उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 370 था जो कश्मीर को अलग स्टेटस देता था, वो उन्होंने खत्म कर दिया और कश्मीर को इंटीग्रेट कर दिया, एनेक्स कर दिया, जोड़ दिया इंडिया की हुकूमत के साथ। तो इससे जो है पाकिस्तान ने ताल्लुकात सारे खत्म कर दिए। गोया पाकिस्तान अभी भी कश्मीर की हुकूमत और सारे स्टेटस को अलग रखता है, एक डिस्प्यूटेड को डिस्प्यूटेड के तौर पर ट्रीट करता है, सही है। डिस्प्यूटेड के तौर पर इससे मुराद कि वो यूएन के जरिए हल होगा मामला। बाहर लेट्स गो फॉरवर्ड, इसके ऊपर आ जाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अभी हम। रीजनल ट्रांसपोर्ट, देखो रीजन का मतलब ये होता है खित्ता, वैसे रीजन होता है खित्ता। अगर आप पाकिस्तान के अंदर की रीजनल की बात कर रहे हो तो पाकिस्तान के खित्ते के अंदर रीजन, ये पाकिस्तान के अंदर का रीजन हो गया। लेकिन आप रीजन के टॉपिक को इंटरनेशनल वाले में जब पढ़ोगे तो उसमें फिर वो तमाम खित्ता आ गया जो कि पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ भी है, जिसमें साउथ एशिया भी शामिल है। साउथ एशिया में तो खुद पाकिस्तान है ना, साउथ एशिया में पाकिस्तान के अलावा इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। इस तरीके से मिडिल ईस्ट भी हम एशिया का वो वाला खित्ता है जहां से पाकिस्तान कनेक्टेड है, जिसमें ईरान, इराक, आपका अरेबियन कंट्रीज सारी शामिल हो गई। या साउथ ईस्ट एशिया भी, अगर खित्ते को रीजन को थोड़ा और बड़े पैमाने पे सोचे तो साउथ ईस्ट एशिया भी आ जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा कर देंगे रीजन को तो मेरे ख्याल से पूरा एशिया हमारे जहन में आ जाएगा। तो रीजन का मतलब कोई एक खित्ता है। अब आप किस हेडिंग में रहते हुए पढ़ रहे हो? अभी हम इंटरनल में रहते हुए पढ़ रहे हैं, इंटरनल ट्रांसपोर्ट्स में रहते हुए रीजन की बात कर रहे हैं, तो मतलब पाकिस्तान के अंदर के खित्ते की बात हो रही है, ठीक है। कैंडिडेट्स शुड बी एबल टू इंटरप्रेट द मैप टू डिस्क्राइब रीजनल वेरिएशंस। आप ना मैप को देख के समझ पाओ कि हमारे रोड नेटवर्क, रेलवे या एयर ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क हमारे मैप में किस तरह से है, ठीक है। यह आपसे एक रिक्वायरमेंट है आपके एग्जामिनर की। क्या लिखिए हेडिंग? मैप ऑफ द नेशनल हाईवे नेटवर्क। नेशनल हाईवे, पाकिस्तान में जो रोड्स है ना, एक तो गली कूचे के रोड्स है, वहां से लेकर हाईवे तक के मोटरवेज, जिसमें मोटरवेज शामिल है, नेशनल हाईवे शामिल है, एक्सप्रेसवे शामिल है, वो सबको मिला लो तो तकरीबन 4,90,000 किलोमीटर के रोड्स हैं। किलोमीटर स्क्वायर मत कह देना, रोड लेंथ में नापा जाता है, एरिया नहीं निकलता रोड का। पाकिस्तान का टोटल एरिया है 796,000 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, वो एरिया है। 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई होकर आते हैं। ये रोड नेटवर्क है आपका टोटल, पाकिस्तान के तमाम रोड्स को मिला लो तो 4,90,000 किलोमीटर बनता है। इसमें कंफ्यूजन की बात यह है
कि हमारी जो अर्थ है ना, हमारा ग्लोब जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे ना अगर, तो 12,000 किलोमीटर है। 12,000 किलोमीटर नॉर्थ पोल से साउथ पोल है, और सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए 4,90,000 किलोमीटर का रोड है। ये कैसे पॉसिबल है? ये कुछ ऐसे पॉसिबल है कि 1 2 3 4 5 6 25 40 अलग अलग लेन्स, एक ही इलाके से दूसरे इलाके तक जाने के लिए कितने सारे रोड्स होते हैं, तो वो उन सबकी लेंथ काउंट कर लोगे ना आप, सही है। वरना पाकिस्तान अपने बिल्कुल साउथ से लेकर बिल्कुल नॉर्थ तक वो अराउंड 1600 किलोमीटर है, लेकिन एक रोड थोड़ी चल रही है। इनफैक्ट अगर आप उसकी बात करो, गवादर से लेकर जो सी पैक का पूरा रोड चल रहा है खुंजराब पास तक, गवादर से स्टार्ट होके चल रहा है ऊपर नॉर्थ पे जाते जाते कराक्रम हाईवे बनता है, वो जो एंड होता है खुजराब पास तक, तो उसकी लेंथ वो तो आपको लगेगा सीधा सीधा है, वो भी सीधा सीधा नहीं जा रहा, वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होके जा रहा है, तो उसकी लेंथ पाकिस्तान की बिल्कुल साउथ और नॉर्थ लेंथ से ज्यादा ही बनेगी। ओके, तो पाकिस्तान के जो टोटल रोड नेटवर्क्स हैं वो 4,90,000 किलोमीटर के करीब है, एक इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन, हमारे जो रोड नेटवर्क्स है वो अलग अलग तरह के रोड्स हैं, जैसे एक है हमारी एम की सीरीज मेन रोड्स, अब कराची से लेकर हैदराबाद तक जो जा रहा है वो M9 का रोड है, ठीक है। इसी तरीके से उससे आगे सखर से मुल्तान तक का रोड लेट सपोज जा रहा है, वो गालिबन M5 का रोड है, एम की सीरीज में रोड है। इसी तरीके से एन की सीरीज में वो नेशनल हाईवेज है, एम की सीरीज में मोटरवे, एन की सीरीज में नेशनल हाईवे। हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे N5 है, वो देखेंगे हम, वो कराची से स्टार्ट होता है, कहां से पंजाब से होता 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 वो पेशावर के होता होता अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, पेशावर वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर तक तौरखम तक जाता है वो N5। इसी तरीके से हमारे एक्सप्रेसवेज हैं ई, हमारे को स्ट्रेटेजिक रास्ते मतलब जिसका हमारे उनको यूज करती है हमारी आर्मी, स्ट्रेटेजिक हाईवेज जितने भी वो हम यूज नहीं करते, हमारी आर्मी यूज करते हैं, उनके कंट्रोल में आते हैं। बाकी जो 3 मैंने बताया वो हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, गवर्नमेंट ने बनाई हुई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उसके कंट्रोल में आते हैं ये, सही। तो ये भी हम पढ़ने लग रहे हैं सारे, पर उससे पहले उसको मैप में जरा देखते हैं। मैप ऑफ नेशनल हाईवे नेटवर्क। अब आप ये चेक करो जरा, ये टेबल बनाओ, N5 कराची लाहौर पेशावर तोरखम वहां तक जा रहा है, 1819 किलोमीटर्स। कितनी लेंथ है इसकी? 1819 किलोमीटर। तो N5 को जरा हम ढूंढते हैं मैप में, कराची से स्टार्ट हो रहा है ना, देख रहे हो N110 नहीं N5 ये रहा, सही है। ये N5 कराची से कहीं से स्टार्ट हो रहा है, शायद यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, घारो गुज्जू जहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, वो नेशनल हाईवे वहां से स्टार्ट हो रहा है, होते 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 ये सारा N5 को मैं फॉलो कर रहा हूँ। बीच बीच में और भी निकलना है नेशनल हाईवेज के टुकड़े, लेकिन उनको मैं फॉलो नहीं कर रहा, जहां मेरा माउस चल रहा है कोशिश करना उसको। ये N5 फिर आ गया, ये N5 ही चल रहा है, वो घारो वारो से होता हुआ चलता चला जा रहा है। घारो में अक्सर लोग जो है ना कहते हैं नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट पे एक बड़ा मशहूर वहां जाते हैं, ये सारा यहाँ से होता 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 N5 के ऊपर ये, उसके बाद यहाँ, उसके बाद ये ऊपर की तरफ ये वाला नहीं है N5, माउस जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ N5, ठीक है। करते करते ये यहां से सारा ये N5 चल रहा है, होते 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 पेशावर तोरखम बॉर्डर यहां पर खत्म हो रहा है, इसको पूरे का नाम N5 दिया हुआ है। सो आप मैप में आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, दैट वुड बी गुड, ये स्किल चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से N10 N15 बहुत सारे, N के अलावा M पे आ जाते हैं, M9 कराची हैदराबाद मोटरवे, ठीक है। इसी तरीके से M2 है लाहौर और इस्लामाबाद का मोटरवे, जो पाकिस्तान का सबसे मशहूर मोटरवे, लाहौर मोटरवे जो अक्सर हम कहते हैं, वो लाहौर से इस्लामाबाद तक लेके जाता है जो मोटरवे, बहुत जबरदस्त बना हुआ है। बहरहाल M9 की बात कर रहे थे हम, अगर M9 को देखो तो कराची के अंदर ये रहा M9, ये M9 पूरा आपको कराची से हैदराबाद तक कनेक्ट करता है, ये मोटरवे है। मोटरवे और नेशनल हाईवे इनमें फर्क क्या है? बहरहाल मोटरवेज जो है
उसमें और नेशनल हाईवे वगैरह इन सब में जो फर्क है, डेप्थ में क्या फर्क है, उसको हम बाद में बात कर लेंगे, थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। उसके फर्क को समझना इतना जरूरी नहीं है, बस आप ये समझो किस किस नाम से हमारे यहाँ पर मेन रोड्स मौजूद है, ठीक है। और अब बात हो रही है हमारी मेन रोड्स की, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास जो है उसमें आप गलियों के रोड्स को मत गिनना, या आपके एक मेन रोड से दूसरे मेन रोड तक जा रहे हैं उसको मत गिनना। हम हाईवेज की बात कर रहे हैं जो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो हमारी वो फेडरल हुकूमत के अंडर आते हैं, मतलब पूरे मुल्क की जो हुकूमत है, ये प्रोविंशियल हुकूमत के अंदर नहीं आती। जो प्रोविंशियल हुकूमत के अंडर आते हैं ना, वो ये वाले मेन रोड्स होते हैं जो हमारे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, शारा फैसल का रोड, ये सब कुछ हमारे प्रोविंस की हुकूमत के अंडर आते हैं, सिंध के अंदर आ रहे हैं। लेकिन जो हाईवेज है जो एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करते हैं, हाईवेज मोटरवेज, ये आते हैं फेडरल हुकूमत के अंडर। क्लियर है? पूरे मुल्क की जो हुकूमत होती है, और वो कहां से चलती है पूरे मुल्क की हुकूमत? इस्लामाबाद से, कैपिटल से। तो रोड्स प्ले अ वाइटल रोल इन पाकिस्तान मोबिलिटी, ट्रेड एंड इकोनॉमी। मोबिलिटी का मतलब मोबाइल होना, मूवमेंट। रोड्स का एक बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान की मोबिलिटी में। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। किस चीज की रोड्स के जरिए मूवमेंट होती है? इंसानों की और माल की, ठीक है। तो मोबिलिटी, ट्रेड, ट्रेड मतलब तिजारत। तिजारत कैसे, तिजारत को रोड्स कैसे सपोर्ट करते हैं? जब एक जगह से माल बनता है और दूसरी जिसको चाहिए वहां तक पहुंचाने, बीच में रोड चाहिए, राइट। अगर रोड के जरिए जा रहे हैं तो रोड चाहिए, एयरप्लेन्स के जरिए जा रहे हैं तो जहां से माल उठ रहा है वहां एयरपोर्ट चाहिए, और जहां लैंड होना है वहां एयरपोर्ट चाहिए। रेलवेज के जरिए भी माल जा सकते हैं, इंसान जा सकते हैं। क्लियर? तो हमारी तिजारत को सपोर्ट करते हैं रोड्स, हमारी पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। हमारी तिजारत होगी तो फैक्ट्रियां चलेगी, माल बिकेगा, दुकानें चलेंगी, होलसेलर रिटेलर सब चलेंगे, सारे बिजनेस चलेंगे। जब सारे बिजनेस चलेंगे तो सब कमाना शुरू होंगे, जब सब कमाना शुरू होंगे तो पूरी मुल्क की इकोनॉमी ऊपर जाएगी ना, कि पूरे मुल्क ने मिलकर कमाया। तो पूरे मुल्क की कमाई के अंदर रोड्स बहुत सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट 96% ऑफ इनलैंड फ्रेट ट्रांसपोर्ट, कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है उसका 96% रोड्स के जरिए होता है। मतलब रेलवे की इतनी गुंजाइश नहीं है, तकरीबन 4% रेलवे के जरिए हो रहा है, या 4% जो बचा ना वो रेलवे और एयरपोर्ट्स और एयर ट्रैवल के जरिए हो रहा है। और रेलवे और एयर ट्रैवल के जरिए भी जो माल ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी फिर सुजुकी में भर के रोड्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। उससे आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट की जरूरत उसके बाद गाड़ियों के जरिए होती है, राइट, क्योंकि रेलवे में माल तो आ गया, वो ट्रकों में लोड हो गई जाएगा रोड के जरिए। तो 96% हमारे मुल्क का जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, अगर इंटरनेशनल साथ गिन लूंगा तो समंदर के जरिए बहुत सारा माल आता है, फिर ये परसेंटेज वो खराब हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो जितनी ट्रांसपोर्ट होती है उसमें से 96% ट्रांसपोर्ट जो है वो रोड्स के जरिए होती है। और 96 याद नहीं रखो, 90 याद रखो। नंबर से ऐसे याद रखने के याद रहे, 90%, 90% गुड्स और 90% पैसेंजर्स, ये पाकिस्तान के जो ट्रैवल होते हैं वो रोड्स के जरिए होता है। हालांकि अगर मैं नीचे जाऊं तो क्या लिखा है? 96% ऑफ इनलैंड फ्रेट एंड 92% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक। तो अंदाजे लगा, थोड़े से करीब करीब के लगाना भी जानते हो तो गुड है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 90% ऑफ इनलैंड फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रैफिक, फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हमारा जो रोड्स हैं वो हमारे मुल्क के 90% लोगों को और पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने में काम आते हैं। बाकी होते हैं वो हवाई जहाज के जरिए या रेलवे के जरिए। हमारे रोड्स देख रहे हो अब क्या लिखा है? टोटल हमारे रोड्स का नेटवर्क है 4,93,000, लेकिन मैं इसको क्या कह रहा हूं? अराउंड 4,90,000 किलोमीटर। नेटवर्क ऑफ अराउंड मतलब तकरीबन। आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थोड़ी याद रखनी है। ये 2020 लिखा है मतलब ये ईयर 2020 है, कि 2020 तक की इंफॉर्मेशन हो सकता है अब रोड्स बढ़ गए हो, तो आप अंदाजा याद रख लो, वो ज्यादा बेहतर है। अब ये एग्जैक्ट नंबर्स लिखे हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा रोड्स मौजूद है, पंजाब सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है, तो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन और माल की ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत वही है, लोगों की और वहां, तो इसलिए 2,76,000 किलोमीटर तक के रोड तो सिर्फ पंजाब में। सिंध में 90,000 के करीब, ठीक है। इसी तरीके से केपीके में तकरीबन 60,000 के करीब, 60,000 किलोमीटर के करीब रोड है। बलूचिस्तान के अंदर ये सबके लिखे हुए हैं अलग अलग, और यहाँ एग्जैक्ट नंबर लिखा हुआ है। चलो अब यहाँ पर मैं एग्जैक्ट नंबर को नहीं छेड़ा, लेकिन आपको अंदाजे पता होने चाहिए। ये हमारे पास एक पाई चार्ट आ गया, पाई चार्ट वही जो गोल होता है। तो अगर हमारे
100% रोड्स है ना, तो उसमें से 56% रोड्स कहाँ हैं? पंजाब में, 18% सिंध में, केपीके में कितने? 12%, बलूचिस्तान में 9, और जीबी एजेके, जीबी मतलब गिलगित बल्तिस्तान, और एजेके आजाद जम्मू एंड कश्मीर। तो तकरीबन 4 हमारे टोटल पाकिस्तान के रोड्स जो हैं उसमें से 4% गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर वाले हिस्से में, और 1% हमारे रोड्स का जो टोटल 1% है वो आईसीटी मतलब इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, देखो किसी चीज को क्लासिफाई करना मतलब उसको अलग अलग कैटेगरीज में तोड़ देना। किसी चीज को क्लासिफाई करना मतलब ग्रुप्स बना लेना। हमारे टोटल रोड्स जो है उसकी ग्रुपिंग अगर हम करें तो ये कहलाते हैं क्लासिफिकेशन। तो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर ये तीन डब्बे आते हैं, और हमारी मिलिट्री या आर्मी या डिफेंस भी कहलाती है, डिफेंस, इनके अंडर ये वाला डब्बा आता है। ये इसको लिख रहा हूं मैं एस, मतलब स्ट्रेटेजिक हाईवेज। इसको लिख एम, मोटरवेज, मोटरवेज के अलावा नेशनल हाईवेज, इसके अलावा एक्सप्रेसवेज, ये हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आते हैं। क्लियर है? तो NHA मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी मैनेजेस अ टोटल लेंथ ऑफ 11,000 किलोमीटर, तकरीबन 12,000, क्योंकि 11,995 है ना, ये तकरीबन 12,000। इसमें मैं ये डाल देता हूं मार्क, जिस मार्क से ऐसा लगता है तकरीबन का साइन है ये, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर तक का जो हमारा रोड है ना, वैसे तो 4,90,000 किलोमीटर है, उसमें से 12,000 किलोमीटर तक के जो रोड्स है ना वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आते हैं। तो बहुत कम है, ये बहुत कम आपको लग रहे होंगे। ये 4,90,000 जो मैं बोल रहा हूं उसमें गलियां भी गिन रहा हूं, गलियों की इतनी अहमियत नहीं होती। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर 12,000 किलोमीटर के रोड्स हैं, लेकिन वो 12,000 किलोमीटर हमारे पूरे मुल्क का 85% ट्रांसपोर्टेशन को संभालते हैं, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है। सही है जी। तो देखने में वो तकरीबन 2.4% है हमारे मुल्क के पूरे रोड्स के, लेकिन हमारे मुल्क का 80% कमर्शियल ट्रैफिक, जिसमें लोग और ट्रांसपोर्टेशन सब शामिल है, वो कौन गुजारते हैं? हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर जो मैनेज हो रहे हैं, नेशनल हाईवेज, मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज। ठीक है, इसकी मिसालें हैं कुछ। अच्छा, यहां पर भी लिखा हुआ है, मोटरवेज को आप एम से डिनोट कर लोगे, नेशनल हाईवेज को एन से डिनोट करोगे, स्ट्रेटेजिक हाईवेज को एस से, और एक्सप्रेसवेज को ई से। और स्ट्रेटेजिक हाईवेज का मैंने आपको बता दिया कि वो आर्मी और डिफेंस के कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि वो उन इलाकों में होते हैं जो बॉर्डर्स के पास वाले इलाके हैं, वहां पर आर्मी अपने ट्रूप्स को ले जाती है, सोल्जर्स वगैरह को, तो उन मूवमेंट्स के लिए काम आते हैं। N5 हाईवे अभी हमने देखा कि कराची से होता होता किस तरीके से सिंध से गुजरता गुजरता, पंजाब से गुजरता गुजरता होते 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 फिर पिशावर के अंदर एंटर होता होता एंड हो रहा है तोरखम पे। वो बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ, बहुत अलग अलग लोकेशन है बॉर्डर की, तो उसमें से एक लोकेशन तोरखम भी है, तो वहां तक जा रहा है N5। और N5 कितना था? 1800 किलोमीटर के करीब था। याद रह जाए सही है, नहीं रहे कोई मसला नहीं, मैं 1819 से, लेकिन मुझे 1800 याद रह गया, सही। और मुझे यूं भी याद रह गया कि पाकिस्तान का टोटल साइज साउथ से नॉर्थ तक अगर जाएं तो वो 1000 किलोमीटर के करीब है, अगर सीधा ट्रैवल करें। लेकिन सीधा ट्रैवल कर नहीं सकते हम, टेढ़ा मेढ़ा होकर ट्रैवल करते हैं। 1000-1200 के दरमियान कुछ है ये, मेरे ख्याल से 1100 के आसपास है कुछ। ठीक है, पाकिस्तान बिल्कुल साउथ से लेकर नॉर्थ तक अगर जा रहे हो, लेकिन इतना स्ट्रेट ट्रैवल नहीं होता, सीधा रोड भी नहीं बन सकता इतना। वो रोड बना रहे हो कि बीच में ऐसा पहाड़ आ जाएगा जिसको काटने से बेहतर आप कहोगे इससे घूम के जाए, फिर एक और पहाड़ आ जाएगा उससे घूम के जाएंगे, करते करते घूमते घुमाते वो बहुत लेंथ बढ़ जाती है। जरूरी है। ये तो 1000 किलोमीटर तो पाकिस्तान का बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लो, साउथ से नॉर्थ में बिल्कुल एक गोली की सीधी में जा रहे हो। लेकिन अगर आप N5 हाईवे की बात करो हमारा, तो वो जो यहां से कराची से स्टार्ट होता घूमता घुमाता होता 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 अफगानिस्तान तक जा रहा है, तो वो हमारा है 1800 किलोमीटर के आसपास, नेशनल हाईवे 5। और वो हमारे मुल्क का सबसे इंपॉर्टेंट हाईवे, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे मुल्क का हाईवे। हमारे मुल्क का 65% जो ट्रैफिक है ना वो वहां से गुजरता है,
65% ट्रैफिक, दैट्स टू मच। डेफिनेटली जब भी ये 65% और जितने भी 80% की मैंने पीछे बात की उसके अंदर वो डोमेस्टिक ट्रैफिक शामिल नहीं है, घरेलू ट्रैफिक। वरना तो आप कहोगे कि जो है ना गली के अंदर हमारे भाई हैं 10 दफा गाड़ी डालते हैं निकालते हैं, तो उसको सबको गिनेंगे क्या? नहीं गिनेंगे ना। डोमेस्टिक ट्रैफिक को नहीं गिनो, कमर्शियल ट्रैफिक की बात हो रही है, जो माल जा रहा होता है या लोग ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं इधर से उधर, तो उसका 80% हमारा जो है वो हाईवेज जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आता है उनके जरिए गुजरता है। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है? N5। फिर यहां पर आपके पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें क्लासिफाई किया हुआ है आपके रोड्स को, मोटरवेज M सीरीज। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहां पर लिखा हुआ है, नेटवर्क ऑफ कंट्रोल्ड एक्सेस हाई स्पीड हाईवेज। इतनी सारी इंग्लिश एक साथ क्यों लिख दी गई? नेटवर्क ऑफ कंट्रोल्ड एक्सेस, कंट्रोल्ड एक्सेस मतलब कि आप कहां से एंटर होंगे और एग्जिट लेंगे ना, वो जगह कंट्रोल्ड होती है, मतलब उसमें टोल बूथ बने होते हैं, आपको बीच में टोल क्रॉस करना पड़ता है। वो टोल जिसको टूल प्लाजा अक्सर लोग कहते हैं, वो टोल बूथ या टोल प्लाजा होता है, वो क्रॉस करते हैं तो उनके रिकॉर्ड में रहता है कितनी गाड़ियां आई कितनी गाड़ियां गई। सही है। तो सिटी अगर चेंज कर रहे होते हैं तो आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते, आपको टोल बूथ क्रॉस करके निकलना पड़ता है। सो ये मोटरवेज के अंदर होता है, आपका एक्सेस जो है ना एक शहर से दूसरे शहर वो कंट्रोल्ड होता है, कि जैसे जैसे आप ट्रांसफर करते जा रहे हो टोल बूथ से गुजरते चले जा रहे हो। ओके, तो ये हो गया कंट्रोल्ड एक्सेस। एक्सेस का मतलब ये होता है ना कि आप कहीं तक पहुंच कोई चीज हासिल कर पाते हो, उसे कहते हैं एक्सेसिबल। तो एक शहर से दूसरा शहर हासिल करने के लिए उस टोल बूथ से गुजरना पड़ता है, तो इसलिए वो एक्सेस करने के लिए कंट्रोल्ड है, मतलब कितनी गाड़ियां गुजर रही आ रही जा रही, कैमरास लगे होते हैं, वो टोल चार्जेस कलेक्ट करते हैं आपसे। नेटवर्क ऑफ कंट्रोल्ड एक्सेस हाई स्पीड हाईवेज। मोटरवे क्या होता है? हाई स्पीड होते हैं। आमतौर पे जो मेन रोड्स होते हैं उनकी स्पीड अगर 80 किलोमीटर पर आवर है तो मोटरवेज की ज्यादा होती है, उससे हाई स्पीड हाईवेज होते हैं। प्रोवाइडिंग फास्ट ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इन मोटरवेज से ये फायदा होता है कि आप बहुत जल्दी ट्रांजिट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, चंद मिसालें, M2, M5, M9। M2 कौन सा वाला है? वो लाहौर वाला मोटरवेज, इस्लामाबाद लाहौर को जो कनेक्ट करता है, वो तकरीबन 350 किलोमीटर का है। इस तरीके से M5 ये भी तकरीबन 350 किलोमीटर का है, जो कि सखर से मुल्तान और मुल्तान से सखर कनेक्ट करता है। डेफिनेटली यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां भी तो आएगा ना, तो वो M5 का मोटरवे है। इसी तरीके से कराची से हैदराबाद वाला मोटरवे वो M9 कहलाता है, जो कराची से हैदराबाद को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये इन तीन मोटरवेज की लेंथ 1900 नहीं है, हमारे सारे मोटरवेज को मिला लो तो लेंथ है तकरीबन 2000 किलोमीटर। पाकिस्तान के तमाम मोटरवेज को मिला लो तो लेंथ कितनी बनती है? 2000 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, नेशनल हाईवेज अगली सीरीज आती है हमारे पास। नेशनल हाईवेज हमारी एन की सीरीज है, वो पाकिस्तान की बैकबोन लिखा हुआ है, क्योंकि वो एक दो शहर नहीं, बहुत सारे शहरों को कनेक्ट करते 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 किसी एंड बॉर्डर तक चले आते हैं। ये नेशनल हाईवेज की ये कैटेगरी होती है। तो हमारे मुल्क के जो नेशनल हाईवेज है उनकी टोटल लेंथ बनाओ अगर तो 9500 किलोमीटर, तकरीबन 10,000 किलोमीटर के करीब तो हमारे नेशनल हाईवेज है। तो इसका मतलब तकरीबन 12,000 किलोमीटर हमारी NHA के अंडर आते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी में, जिसके अंदर से तकरीबन 10,000 किलोमीटर तो हमारे सिर्फ नेशनल हाईवेज है। तकरीबन 2,000 किलोमीटर हमारे क्या है? मोटरवेज। ठीक है, ये तो खत्म हो गया 12,000, ये तकरीबन है। इसमें से कुछ हिस्सा एक्सप्रेस वेज का भी है, क्योंकि मैंने राउंड अप किया है ना, कुछ हिस्सा एक्सप्रेस वेज का भी है। 260 किलोमीटर के हमारे एक्सप्रेस वेज है, छोटा छोटा हिस्सा ना वो, टोटल 260 किलोमीटर तक के हमारे एक्सप्रेस वेज है। ये भी हमारे फास्ट ट्रैक ही हाईवे, लेकिन मोटरवे और हाईवे जितने लंबे रूट नहीं होते, ज्यादातर एक शहर के अंदर ही अंदर हो जाते हैं। मे भी आप कह लो कि लियारी एक्सप्रेस को एक्सप्रेस वे कह लो, ठीक है, कि वो आपके शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक अगर चल रहा है, लेके जा रहा है, लेकिन उसकी लेंथ मोटरवे जितनी नहीं होती और नेशनल हाईवे जितनी तो होती ही नहीं है, नेशनल हाईवे जितनी। इनके अलावा जो NHA के अंडर नहीं आते वो है हमारे स्ट्रेटेजिक रूट्स। वो स्ट्रेटेजिक हाईवे जो है ना हमारे, वो हमारी स्ट्रेटेजीज से ताल्लुक रखते हैं, और मुल्क की स्ट्रेटेजीज में, तो मुल्क की तमाम स्ट्रेटेजीज जो है वो डिफेंस को लेकर ज्यादा होती हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रेटेजिक हाईवेज ले वो कहलाते हैं स्ट्रेटेजिक हाईवेज।
और वो आते हैं हमारी डिफेंस के अंडर। डिफेंस मतलब आर्मी वगैरह, ठीक है। वो कितने उसका कुछ नहीं पता। क्लासिफाइड, ये क्लासिफाइड मतलब कॉन्फिडेंशियल, ये इंफॉर्मेशन का नहीं पता एग्जैक्टली, टुकड़ों टुकड़ों में पता है। जैसे S1 है एक, वो 67 किलोमीटर तक की है, 167। S2 है, वो कोहाला मुजफ्फर से मुजफ्फराबाद 40 किलोमीटर तक का रूट है, वो मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखो ये बॉर्डर रीजन्स, ये S1 रोड है, जहां मेरा माउस है ना, ये S1 है। अब ये गिलगित का हिस्सा है पूरा, ये गिलगित बल्तिस्तान है जहां मेरा माउस मूव हो रहा है, राइट। उसमें गिलगित से लेकर स्कर्दू तक, स्कर्दू भी गिलगित का ही पार्ट समझ ले, तो वहां तक जो कनेक्ट करता है रोड, स्कर्दू गिलगित का पार्ट नहीं, आजाद कश्मीर का इनफैक्ट पार्ट है, सॉरी। गिलगित से लेकर स्कर्दू तक का रोड कनेक्ट करता हुआ है S1, क्योंकि ये बॉर्डर टाइप का रीजन है ना, आजाद कश्मीर के अंदर आता है ये, तो ये एक हसास इलाका है आजाद कश्मीर में। तो वो वाला जो पूरा हाईवे है वो कनेक्टेड, वो किसके अंडर आता है, हमारी मिलिट्री के अंडर आता है, उसको स्ट्रेटेजिक हाईवे कहेंगे हम। लोगों को अगर वो ट्रांसपोर्टेशन को गुजरने देते होंगे, पर वो आता किसकी अथॉरिटी के अंडर, वो हमारी मिलिट्री के अंडर, क्योंकि वो हसास इलाके हैं। कभी भी उस हाईवे को बंद करके सिर्फ आर्मी की ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो S2 S3 मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद भी कश्मीर का हिस्सा है, तो उसमें S3 दिख रहा है, मुजफ्फराबाद में S2 नजर आ रहा है, तो कश्मीर डायरेक्टली बॉर्डर कर रहा है। आजाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर के साथ बॉर्डर है, मकबूजा कश्मीर में कब्जा इंडिया का है, आजाद कश्मीर पाकिस्तान के अंडर है। तो इसके ये एक हसास इलाका है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा रोड्स और हाईवे हैं वो मिलिट्री के अंडर आते हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक हाईवेज के बता दिया, एक्सप्रेसवेज का भी बता दिया, ये भी मीडियम स्पीड होते हैं, ये मोटरवे जितनी स्पीड वाले नहीं होते, और बहुत मोटरवे जितनी लेन्स नहीं होती, इसमें मीडियम स्पीड होती है, ठीक है। लेकिन हमारे जितने भी मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज जितने भी कह लो, ये सब कुछ स्पीडी ट्रांसपोर्ट में मदद देते हैं। स्पीडी ट्रांसपोर्ट से क्या फायदा होता है, आपका माल या लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाते हैं, और उनके जल्दी पहुंचने से क्या होता है, जल्दी मुल्क तरक्की करेगा, जल्दी काम, एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचेंगे तो ज्यादा काम होंगे, ज्यादा काम हो पाएंगे तो ज्यादा माल बन पाएगा, ज्यादा माल बन पाएगा तो हमें इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा, खुद ही कंज्यूम करने के लिए माल अवेलेबल होगा, और हो सकता है इतना ज्यादा बन जाए कि सरप्लस हो, हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा ना, सही। उसके बाद आया था मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर रेलवेज पे। ये रेलवेज का एक मैप है, ठीक है। इसको मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं समझाने लगा, लेकिन रेलवेज के अंदर बस आप जहन में ये रखना कि रेलवेज के लिए कोड चलता है मेन लाइन ML, मोटरवेज के लिए क्या था M, रेलवेज के लिए ML मतलब मेन लाइन, ठीक है। और पाकिस्तान की जितना रेलवे का निजाम है ना, वो ज्यादातर ब्रॉड गेज है। ब्रॉड गेज मतलब चौड़ी पटरियां हैं, चौड़ी पटरियां, बड़ी बड़ी ट्रेनें चल सकती हैं जिसपे। बहुत ही एफिशिएंट बात हो गई, तो हमारी हुकूमत के क्या कारनामे, ब्रॉड गेज वाली रेलवे बनाई है, जी नहीं, किसका कारनामा है, ब्रिटिश का। ये उस दौर से, हमारी उस दौर से रेलवे में इजाफा नहीं हुआ है, वही सिस्टम चल रहा है, बस मेंटेन हो जाए, बड़ी बात है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अभी वो प्रोजेक्ट्स इस तरह के चल रहे हैं कि रेलवे को एक्सटेंड करने के, वो CPEC वगैरह के अंदर, पर वो भी हो जाए तो बहुत सारे हमारे प्रोपोज्ड है, बहुत सारे प्लान्ड प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोपोज का मतलब ये प्लानिंग में तो बहुत सारे हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते। तो हमारे इस रेलवे नेटवर्क का मैप है, अगर आपको मौका मिले तो जरूर इसको देख लीजिएगा डेप्थ में, ठीक है। मैं कराची से दिखाऊं अगर, तो कराची, कैंट, हैदराबाद, कोटरी, मीरपुर खास एक ट्रेन जाती है वहां से लिंक होके, फिर वरना मेन लाइन जो हमारी जा रही है नवाबशाह जा रही है, नवाबशाह से खानपुर, करते करते सारे बहुत सारे इलाकों में रेलवे के जरिए पहुंचते हैं लोग। ये अलग बात है कि ज्यादातर अवॉइड करते हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा अच्छी मेंटेन्ड नहीं है, तो डिले बहुत आ जाते हैं। रेलवे नेटवर्क इन पाकिस्तान, उसका ओवरव्यू। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये हमारा जो पाकिस्तान का रेलवे ऑपरेटर है ना, उसका हेडक्वार्टर, पाकिस्तान का रेलवे पूरी जो ऑपरेट होती है ना, उसका हेडक्वार्टर जो है हमारा वो लाहौर में है, ठीक है। पाकिस्तान रेलवे पूरी किसके अंडर आती है, गवर्नमेंट के अंडर आती है,
हमारी जो रेलवे है वो गवर्नमेंट के अंडर आती है, उसके अंदर ज्यादा तो ये हो सकता है कि उन रेल की पटरियों पे जो बग्गियां चलती हैं वो किसी प्राइवेट, शालीमार एक्सप्रेस हो गई, या जो बहुत किस्म की शंघाई एक्सप्रेस, आई थिंक पता नहीं शंघाई एक्सप्रेस है कि नहीं है, बहुत सारी हमारी जो है ना रेलवे की लाइंस है, तो वो प्राइवेट कंपनीज आके अपनी रेलवे की लाइनें नहीं बिछाते, रेलवे लाइंस का मतलब ये अपनी बोगियां चला लेते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। प्राइवेट आपकी रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जरूर है, लेकिन जो सारा नेटवर्क है वो किसका है, गवर्नमेंट का, ठीक है। और गवर्नमेंट का तो अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट में है ना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर अभी आता है। इसकी बुनियाद तो रखी थी 1861 के अंदर, 1861 लाहौर में, 1861 में तो पाकिस्तान आजाद होने से भी तकरीबन 80 साल पहले की बात है, ठीक है। तो अभी हमारी रेलवे को कौन चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवेज की अथॉरिटी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, हाईवेज की अथॉरिटी हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी, क्लियर। और ये दोनों किसके अंदर आती है, जीओपी के अंडर। जीओपी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। टोटल हमारे रेलवे ट्रैक जो है ना वो 7700 किलोमीटर्स के हैं, 7700 किलोमीटर्स का, सही। और स्टेशंस कितने हैं, 482। रेलवे स्टेशंस वो होते हैं जहां पर रेलवे आके रुकती है, स्टॉप लेती है, और ये तकरीबन हर शहर के अंदर ही रेलवे स्टेशन होता है, कुछ शहरों में एक से ज्यादा भी होता है। तो 482 रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये सिर्फ वहां रेलवे स्टेशन होगा जहां से रेलवे की पटरियां गुजर रही हैं। अब आप रेलवे स्टेशन ढूंढ रहे हो बलूचिस्तान के किसी सुलेमान रेंज के किसी पहाड़ी इलाके के अंदर, तो रेलवे की पटरी गुजरेगी तो वहां रेलवे स्टेशन होगा ना, जहां जहां से रेलवे गुजरते हैं तो उसके दरमियान 482 रेलवे स्टेशन है। और रेलवेज भी हमारे दो चीजों को ट्रैवल करती है, पैसेंजर्स मतलब पीपल, और गुड्स या कार्गो या फ्रेट या मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री या स्टॉक, जो नाम दे दो आप, वो सब है माल। पाकिस्तान रेलवे विजन 2026 को लेकर पाकिस्तान रेलवे का एक विजन, एक प्लान है कि 2026 तक उनका टारगेट है कि हम 4% से 20% पे ट्रांसपोर्ट शेयर में आ जाए, कि अगर पाकिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सिर्फ हमारा 4% का हिस्सा है ना, ज्यादातर रोड्स के जरिए हो रही है या एयर ट्रैवल के जरिए बाकी हो रही है, तो हम 4% से इंक्रीज करके अपना हिस्सा 20% पे ले जाएं। बहुत बड़ा प्लान है अचीव होने को के हिसाब से। करंट रेलवे सिस्टम जो कि अंग्रेजों के दौर का बनाया हुआ है, वो अगर 4% ट्रांजिट कर रहा है, आप कह रहे हैं अब 2 ही साल रह गए इस चीज को, एक आध साल 2026 तक, कि वो मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स हो जाए, बहुत टू बिग अ टारगेट टू अचीव। बहरहाल प्रैक्टिकलिटी साथ चलती है, जब आप इन चीजों को पढ़ते हो ना तो लॉजिकली इस तरह भी सोचते हो चीजों के कि ये हो भी सकता है कि नहीं। सो दिस इज अ वेरी फार फेच्ड प्लान, फार फेच्ड का मतलब बहुत दूर है अभी ये हासिल होना। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो ओवरव्यू दे दिया रेलवे के बारे में, जैसे रोड्स के बारे में दिया था, उसके बाद उसका टेबल था, वैसे रेलवे के बारे में ओवरव्यू देके फिर रेलवे का टेबल आ गया यहाँ पर। तो रेलवे का ऊपर से मैं नीचे तक सच नहीं पढ़ूंगा, कुछ चीजें पढ़ लूंगा। जैसे हमारे 28 ट्रेन हैं, 28 किस्म की ट्रेन कंपनीज चल रही हैं, और तकरीबन सालाना 7 करोड़ पैसेंजर्स को ट्रांजिट करती है, सालाना तकरीबन 70 मिलियन पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि वो इतनी दफा आते जाते वो नहीं, ये नहीं मत समझना ये 7 करोड़ अलग लोग हैं, इसमें से आधे तो वो होंगे जिनके रोज का ट्रांसपोर्ट है रेलवे से। तो मैं अगर आज रेलवे से कहीं जा रहा हूं और वापस आ रहा हूं तो मैं दो गिना जाऊंगा, और मैं ऐसा 300 दिन तक करूंगा तो मैं 600 गिना जाऊंगा, सही ना। पैसेंजर ट्रेवल तकरीबन 7 करोड़ टिकटें कह लो पूरे साल की। ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम भी अब आ चुका है कि आप ऑनलाइन टिकट्स बुक कराते हो, एसएमएस कंफर्मेशन या पर ईमेल कंफर्मेशन मिल जाती है आपको, ठीक है। और बिजनेस, वो जो हमारी ट्रेन हैं उनकी अलग अलग क्लासेस हैं, जैसे एसी स्लीपर क्लास, एसी बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी क्लास, सेकंड क्लास, ये अलग अलग क्लासेस की ट्रेन हैं, तो उसमें अलग अलग फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। फ्रेट ट्रांसपोर्ट के हवाले से अलग से डब्बा बनाया हुआ है कि तकरीबन 4% से भी कम हमारे मुल्क का कार्गो ट्रांसपोर्ट जो है ना रेलवे के जरिए होता है। ज्यादातर कैसे होता है, ट्रकों में भर भर के रोडों के जरिए होता है, ठीक है।
और जो हमारे मुल्क में फ्रेट ट्रांसपोर्ट होता है रेलवे के जरिए, वो ज्यादातर क्या होता है, पेट्रोल, कोयला या फर्टिलाइजर्स या गंदम, आटा, चीनी, इनकी बोरियां, इनका रॉ मटेरियल भर भर के रेलवे के कार्गो उसमें रेलवे में जाता है। कभी अगर किसी रेलवे स्टेशन का सफर, कभी रेलवे का सफर हो तो आपको कभी कार्गो रेल देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं, कि जिसमें ऐसा देख के लगेगा कि इसमें इंसान नहीं बैठ सकता। और कुछ रेलवे लाइंस होती है जिसमें इंसानों के अलावा 2-4 बग्गियां कार्गो की भी पीछे लगी हुई होती है, उसमें से माल आता है। ठीक है, हमारी जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है उसके इंटरनेशनल रूट्स भी मौजूद है, जैसे कि इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल कंटेनर ट्रेन इस्लामाबाद से तुर्की को कनेक्ट करती है। एक रेलवे रूट है जो इस्लामाबाद से, पाकिस्तान में रहते हो, इस्लामाबाद से कनेक्ट करता है तुर्की तक। 6,500 किलोमीटर लंबा रूट है ये। तो कहां कहां से गुजरता होगा ये? अफगानिस्तान से गुजर जाता होगा पूरी ट्रेन, ये बीच में और ममालिक जो है उसके बाद जाके वो तुर्की के अंदर तक पहुंचती है वो रेलवे। लेकिन वो कार्गो के लिए है, इंसानों के लिए नहीं है। और इंसानों की भी अगर बन सकती है, बनने को बन सकती है, पर इतना स्लो ट्रेवल होगा, लोग कहेंगे एयरप्लेन से क्यों ना जाए। क्योंकि चाहे ट्रेन से जाओ, एयरप्लेन से जाओ या गाड़ी में जाओ रोड के जरिए, आपको चेक पोस्ट पे वीजा दिखाना ही है, कस्टम से तो क्लियर होना ही है ना। वीजा होगा तो आप ट्रेन से आ सकते हो, रोड से आ सकते हो, बाय एयर भी जा सकते हो, लेकिन बाय एयर ही प्रेफर करते हैं। कौन इतना लंबा रूट लेगा? जितना दिन की छुट्टियां मिली है उतने दिन से पहुंचने में लगेंगे। सो नोबडी ट्रेवल्स बाय ट्रेन। कराची चमन अफगानिस्तान फ्रेट रूट भी है, जो कराची से लेकर चमन बॉर्डर तक इसके जरिए अफगानिस्तान में एंटर होता है। ये एक रेलवे रूट भी है। ये तोरखम बॉर्डर, चमन बॉर्डर, सारे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। की चैलेंजेस, रेलवे को हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसमें से बड़े बड़े कुछ चैलेंजेस। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, मतलब हमारे हर इदारे की तरह इस इदारे में भी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है। कॉन्स्ट्रेंट मतलब लिमिटेशन, मुश्किलात, डिफिकल्टी लिख देता हूं उसको। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज कह लो। इसके अलावा पुअर, मतलब पुअर मेंटेनेंस है, करप्शन है। जो इदारा है इटसेल्फ, उसके अंदर बहुत सारे जो करप्ट हैं एम्प्लॉइज, जिसकी वजह से जो है ना राइट टाइम पे कंप्लेंट्स नहीं पहुंचती, या बहुत सारे फ्री में ट्रैवल कर लेते हैं विदाउट टिकट्स। बहुत सारी इस तरह की कहानियां होती हैं, हुकूमती इदारों में तो होता ही है। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं कि वो रेलवे को जो है ना कब फाटक बंद कर दिया, प्रोटेस्ट कर दी, रूट बंद कर दिया, तो रूट बंद हो गया तो बस अब क्या करें। अब वो ट्रेन टाइम पे नहीं पहुंचेगी, और जब वो ट्रेन नहीं चली तो पीछे वाली को भी रुकना पड़ेगा, वरना वो टक्कर मार देगी। तो इसलिए अब सारा निजाम रुक जाता है। ये वाले मसले होते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, अटैक हो जाते हैं रेलवे पूरे आपकी रेलगाड़ियों के ऊपर। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, लैक ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है दुनिया में। अब रेलवे जो है वो ऊपर तारे गुजर रही है उसके जरिए भी चलती हैं, या आपके जो रेलवे की जो पटरियां गुजर रही हैं उन्हीं के अंदर करंट में भी समथिंग वो वाला निजाम होता है, कुछ होता है। हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है। एक अटेम्प्ट की गई थी लेकिन उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट होती थी वहां से। इलेक्ट्रिफिकेशन अगर होगी तो आपको ला के बार बार डीजल नहीं भरना पड़ेगा, बार बार कोयले पे नहीं चलानी पड़ेगी ट्रेन। इलेक्ट्रिसिटी की सारी लाइनें पूरे मुल्क में चल रही है तो वहां से भी तारे गुजरती, बस रेलवे पर चलती रहेगी, बार बार लाके उसको फ्यूल अप नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिफिकेशन की कमी है। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन्स, इसकी डेवलपमेंट के लिए हम दूसरे ममालिक से कर्जा लेने की कोशिश करते हैं, या दूसरे ममालिक को कहते हैं आप इन्वेस्ट करें एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे, पीपीपी के तौर पे। आप, हम पब्लिक, हम गवर्नमेंट इजाजत दे रहे हैं, आप एक प्राइवेट इन्वेस्टर है, प्राइवेट इन्वेस्टर बन के इन्वेस्ट करें तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, जो मुनाफा होगा आप शेयर कीजिएगा उसमें। लेकिन वो या तो हम पीपीपी के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है बाहर से। और लोन्स आना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान पे इतना कर्जा है कि अब अगला बंदा कर्जा देते हुए सोच, अगली कंट्री कर्जा देते हुए सोचती है कि वापस आ भी सकता है कि नहीं। ठीक है, एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं। डीरेलमेंट का मतलब क्या हो सकता है? डी रेल, एक रेलवे की पटरी से ट्रेन उतर जाओ कहलाते डी रेल हो गई, पटरी से उतर गई। तो ऐसे कहीं पर पटरी कमजोर हुई और रेल आपकी वहां से हट गई तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं रेलवेज पे। ठीक है, सिग्नलिंग एरर्स,
सिग्नल्स के अंदर भी एरर्स होते हैं, वो ट्रेन यहाँ से वहां पहुंच गई, वहां से यहाँ पहुंच गई, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गई अगर, तो उस चक्कर में फिर नहीं हो पा रही होती कम्युनिकेशन, तो डिले हो जाता है, फिर ट्रेनें रोक दी जाती हैं कि अभी सिग्नल नहीं मिला हमें, तो अभी हम चल नहीं सकते। तो सिग्नलिंग एरर्स की वजह से मतलब डिले कर रहे हैं ना आप सिग्नल में, आपको पता चला कि वो ट्रेन निकल गई तो फौरन पता वो ट्रेन निकल गई, वहां से पता चला हमारी ट्रेन भी निकल गई, तो मतलब ये जो सिग्नल्स होता है इसमें अगर किसी किस्म का डिले आ जाए, किसकी वजह से आता है? इंसान है ना बीच में। अगर ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता तो बीच में एक फालतू में बंदे रखने की जरूरत नहीं थी, हाँ भाई आप निकल जाओ, वो निकल गए। अगर वो बंदा सीट पे मौजूद है तो उतनी देर तक मैसेज नहीं पहुंचेगा। अब वो सीट पे आके बैठा तो उठाया फोन, हाँ भाई कितनी देर से कॉलें कर रहे हैं यार, वो हमारी ट्रेन तो निकल चुकी है, अब आप अगली ट्रेन को बोल दें। समझ रहे हो? तो वो जो कंट्रोलर होता है उस वो ह्यूमन है, और ह्यूमन एरर्स की वजह से सिग्नल्स में एरर्स हो जाते हैं। और एक ह्यूमन नहीं है ना, 482 स्टेशन है, तो कितने सारे ऑपरेटर्स बैठे होंगे हर स्टेशन के अंदर, इतने सारे लोग इन्वॉल्व है, तो थोड़ा मुश्किल है, कम्युनिकेशन अच्छी ना होने की वजह से बहुत डिलेज आते हैं। इंटरनेशनल रेलवे लिंक्स, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैं इंडिया वाला मार्क करना चाहूंगा कि ये सस्पेंडेड है, इंडिया वाले सस्पेंडेड है। समझौता एक्सप्रेस जो लाहौर से लेकर दिल्ली तक की ट्रेन है वो अब नहीं चलती। इस तरह थर एक्सप्रेस जो थर से लेकर मोना भाव करके शायद बॉर्डर है, वहां से थ्रू होती है, कराची से जोधपुर इंडिया तक जाती है वो, तो वो भी सस्पेंडेड है। ये दोनों ट्रेन सस्पेंडेड है इंडिया के साथ। बाकी तुर्की वाली बता दी कि इस्लामाबाद से इस्तांबुल तक जो जाती है वो ट्रेन है। चाइना वाली प्रोपोज्ड है, चाइना वाली जो टैक्सिला से खुजराब के जरिए काशगर तक जाएगी। टैक्सिला पंजाब में, वहां से खुजराब पास या खुजराब के इलाके से होते हुए काशगर है कहां पर? चाइना में, वहां तक जाएगी ट्रेन। ये प्रोपोज्ड है, अभी बनी नहीं है। और ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी? सी पैक का। सी पैक एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक रोड का नाम नहीं है, उसमें बहुत सारे जना रोड्स के और रेलवे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मौजूद है। फिर लिखें दो, सी पैक रेलवे अपग्रेड्स। सी पैक के रेलवे अपग्रेड्स में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 7 अरब डॉलर का है वो, 6.8 बिलियन डॉलर्स का, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। वो है पेशावर के रेलवे का, कराची से पेशावर रेलवे, कराची से पेशावर तक जो रेलवे कनेक्ट होती है, ये वो प्रोजेक्ट है। KHI मतलब कराची, PES मतलब पेशावर, कराची से पेशावर तक कनेक्ट होता है ये रेलवे प्रोजेक्ट। इसमें तकरीबन 7 अरब डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट दरकार है, आप यूं समझे। तो ये सी पैक के अंडर प्रोजेक्ट है। इसका पैसा कौन दे रहा है? चाइना। लेकिन चाइना भी डेवलपमेंट देख देख के पैसा देता है, ये तो कमिटमेंट कर लेता है, लेकिन वो भी उसको डेवलपमेंट नजर आएगी तो वो पैसा जारी कर रखेगा ना, वरना वो भी रुक जाएगा। फ्यूचर आउटलुक, जब भी फ्यूचर आउटलुक की बात हो तो मतलब आगे अब क्या दिख रहा है आपको? आगे हमारे पास बहुत सारे प्रोपोज प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका शायद एक दो का पीछे भी जिक्र हो गया, जैसे कराची से गवादर तक का रेलवे। कराची से गवादर तक का रेलवे किस तरफ चलेगा बताओ? अगर मैप आप सोचो तो कराची से गवादर तक का रेलवे जो है वो ऊपर से घूम घूम के आएगा, नीचे नीचे से यहीं से हो जाएगा, यहीं से ही हो जाएगा ना। तो ये इसके साथ कौन सी कोस्ट चल रही है? हाँ, मकरान कोस्ट। मकरान कोस्ट के ऊपर, मतलब कोस्ट के ऊपर से या समंदर के ऊपर से नहीं चलाया गया ये रेलवे, समंदर या समंदर के किनारे से नहीं, दूर से गुजरेगी जाहिर है, लेकिन ये प्रोजेक्ट यहां पर होगा। तो रेलवे से इस प्रोजेक्ट को जोड़ने का मकसद क्या है कि कराची की बहुत सारी इंडस्ट्रीज जब अपना माल भिजवाना चाहते हो, कराची पोर्ट की जगह ट्रेनों में भर के गवादर पोर्ट से भी भिजवा सकती है, कि गवादर पोर्ट की तरफ अगर और बड़े पानी के जहाज लगे हुए हैं तो उनके जरिए भिजवा सकते। समझ रहे हो बात को? या कोई माल जो गवादर पोर्ट पे उतरा, वो पानी के जहाज को अलग से कराची पोर्ट पे लाने की जरूरत है, गवादर पोर्ट पे सारा माल उतार दो और रेलवे के जरिए पहुंचा दो, या अगर रोड बना हो तो उसके जरिए पहुंचा दो। सही है? ये जो पूरा मकरान की तरफ जो हमारा पूरा रोड चल रहा है ना, ये रोड भी मैं आपको एक दिखा देता हूं। N10 मकरान कोस्ट, मकरान कोस्टल नेशनल हाईवे, ये जो पूरा नेशनल हाईवे चल रहा है यहां से, अब आप देखें अगर तो कराची से N25 के साथ आप कराची से N25 के ऊपर जाएंगे, फिर वहां से N10 को जुड़ जाएंगे। N25 तो आगे तक और भी चल रहा है, लेकिन वो N25 का एक जोड़ जो है N10 के साथ लग रहा है, और N10 पूरा किसके साथ चल रहा है? पूरा नीचे मकरान कोस्ट, पूरी मकरान कोस्ट का मतलब होता है समंदर का किनारा,
तो पूरा ये समंदर का किनारा कहलाता है मकरान कोस्ट, और उसके बाद समंदर है। तो मकरान कोस्ट के पैरेलल चल रहा है N10 पूरा, ठीक है। ये पूरा रोड है जिसके बीच में जो भी कुंड मलीर जा रहे हैं और वहां पसनी गवादर तक जा रहे हैं, वो इसी रोड के ऊपर जा रहे हैं। N10 है उस रोड का नाम। तो जिस तरीके से हमारा N10 नेशनल हाईवे 10 रोड्स के अंदर है, वैसे ही हमारी एक प्रोपोज्ड है रेलवे लाइन भी, जो कराची से गवादर तक जाएगी। उस रेलवे लाइन का नाम क्या होगा, ML पता नहीं कौन सी होगी, जब बन जाएगी तब पता चलेगा नाम, या उसका जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ नहीं फिलहाल। इसी तरीके से इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक एक रेलवे लाइन प्रोपोज्ड है। मुजफ्फराबाद कहां पर है, कश्मीर में, तो इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक जाएगी जो। इसी तरीके से फ्यूचर आउटलुक मतलब आगे के प्लान्स जो हैं उसमें बहुत सारे हमारे PPP के प्लान्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्लान्स हैं, ठीक है, कि अगर खुद डेवलपमेंट नहीं हो पा रही मुल्क से तो वो बिजनेसेस को ढूंढे जो इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि पहले भी ऐसा हो चुका है, बिजनेस एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, ये कुछ ट्रेन हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर की है, ठीक है। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आप लेके आए अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो ढूंढना भी अब मुश्किल होता है थोड़ा। ऐसी जगह पर इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं करता जहां पर उसको अगर सिक्योरिटी के रिस्क हो कोई। बहरहाल अब बहुत बेहतर हो गया है, तो अब हो सकती है। इसके बाद तीसरा एरिया, अभी हमने रोड्स का कर लिया, रेलवेज का कर लिया, तीसरा एरिया क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में एयरपोर्ट दो तरह की ट्रांसपोर्ट देते हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब मुल्क के अंदर जो फ्लाइट्स होती हैं, कराची से इस्लामाबाद चली गई, कराची से मुल्तान चली गई, इस्लामाबाद से स्कर्दू चली गई, एक फ्लाइट उड़ के, स्कर्दू पे भी एयरपोर्ट है, ठीक है, तो वो हमारी डोमेस्टिक है। और इंटरनेशनल तो आपको पता है दूसरे ममालिक में जा रही है। दो तीन एयरपोर्ट्स की मिसालें हैं, उल्टा हाथ पे जिना एयरपोर्ट जो कराची में है, सीधा हाथ पे अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट जो कि लाहौर में है, ये है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये नया वाला है। इससे पुराना वाला इस्लामाबाद का एयरपोर्ट था, वो बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, वो खत्म कर दिया प्रोजेक्ट, वो शायद अब पाकिस्तान एयरफोर्स के इस्तेमाल में आ गया है। और नया जो एयरपोर्ट बना है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है वो, ठीक है, उसका नाम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वो किसी के नाम पे नहीं, क्योंकि मुल्क का कैपिटल है ये, तो उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ही नाम दिया है। ये तकरीबन 2018 में बना था, आज से 6-7 साल पहले ये एयरपोर्ट बना है। पाकिस्तान एविएशन सेक्टर, ऊपर एयरपोर्ट हमने देख लिया। एविएशन सेक्टर मतलब एयर ट्रैवल का जो निजाम है। एविएशन सेक्टर मतलब फिजाई सेक्टर, हवाई जहाज जिसमें और एयरपोर्ट्स वगैरह सब आ जाते हैं। तो हमारे एविएशन सेक्टर का हमारे मुल्क की GDP में बहुत बड़ा रोल है। तकरीबन 0.6% हमारे मुल्क की GDP, 0.6% बहुत होता है। आप एक सेक्टर की बात कर रहे हैं मुल्क में, फिर बता रहा हूं कितनी सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही है, कितना सारा एग्रीकल्चर काम कर रहा है, वो सब हमारे मुल्क की GDP का हिस्सा है। तो उसमें रहते हुए अगर हमारा एविएशन सेक्टर वो 0.6% भी कंट्रीब्यूट करता है, बड़ी बात है। कैसे कंट्रीब्यूट करता है? डायरेक्ट जॉब्स फराहम करता है। एविएशन सेक्टर की डायरेक्ट जॉब्स क्या होंगी? एयरलाइंस, इतनी सारी एयरलाइंस है जो जहाज उड़ा, जिनके जहाज अपने अपने। इसके अलावा एयरपोर्ट्स, जहां पर वो एयरलाइंस के जहाज डॉक होते हैं, लैंड होते हैं, पानी के जहाज डॉक होते हैं, और एयरपोर्ट्स पे जहाज लैंड होते हैं, और इस तरह की गाड़ी के गैराजेस में गाड़ियां पार्क होती हैं, ठीक है। तो एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस और जो भी एयर ट्रैवल से रिलेटेड इदारे हैं उनकी जॉब्स, ठीक है। तो वो सब मिला के GDP 2.1 बिलियन डॉलर्स तक की GDP में इसका शेयर देते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स मिला लेना, एक तो होता है डायरेक्टली आपके एयरलाइन में, एयरपोर्ट्स में, एयरक्राफ्ट के तमाम सिस्टम्स के अंदर जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो तकरीबन 50 से 60 हजार लोग हैं। लेकिन इनडायरेक्टली अब वो जापानी अपना हवाई जहाज उतरता है, फिर वहां से लोगों को टैक्सियां खड़ी होती है कहीं लेके जाती है, तो उनको भी तो जॉब्स मिल रही है ना एयरपोर्ट पे। कितने सारे इनडायरेक्ट जो आपकी शॉप्स है वो चल रही है, कितने सारे स्पॉन्सर्स चल रहे हैं, कितना सारा कार्गो ट्रेवल हो रहा है, कितनी ज्यादा वैल्यू का कार्गो ट्रेवल हो रहा है, कितनी ज्यादा पोस्टल सर्विसेज जो है, जो माल को इधर से उधर पोस्ट करते हैं, DHL टिकट, वो एयर कैरी माल भी तो होता है ना, जो एयर के जरिए एक जगह दूसरी जगह जाता है। एक्सपेंसिव बहुत पड़ता है वो, लेकिन होता तो उन सब के अंदर कितनी इनडायरेक्ट
सेक्टर्स कनेक्टेड हो जाता है आपका। एयरपोर्ट कहीं पर बन रहा है तो वहां पर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को करने के लिए, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के आने वाले वर्कर्स, उनको भी जॉब मिल रही है। तो कितने सारे रिलेटेड सेक्टर्स को भी तो जॉब मिले। तकरीबन 6.5 लाख से 7 लाख के करीब जॉब जो है वो अराउंड जो है ना इनडायरेक्टली दे प्रोवाइड करता है। डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली तो वो जो एयरपोर्ट्स की और उसकी सारी जॉब्स है वो मिल मिला के तमाम एयरपोर्ट्स को भी टोटल कर लो तो 50,000 के करीब बनेंगे, 50 से 60,000। एयर कार्गो, हवाई जहाज के जरिए जो पाकिस्तान से 2023 के अंदर कार्गो ट्रेवल हुआ है वो 2,94,000 टन हुआ है, मतलब 294 मिलियन किलोग्राम, या तो 294 मिलियन किलोग्राम बोलो या 294,000 टन बोल दो, ठीक है। इतना टन आपका जो है हवाई जहाज के जरिए माल ट्रेवल हुआ है 2023 में। पाकिस्तान एयर कार्गो के अंदर हवाई जहाज से माल ट्रांजिट करने में 41st नंबर पे आता है, 41वें नंबर पे आता है। बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन हमारी जो आबादी है उसके लिहाज से छोटी बात है। पर हमारा फिर ज्यादातर माल कहां से आता है? पानी के जहाज के जरिए आ जाता है, सही। तो हम थोड़ा सब्र कर लेते हैं माल आने में। पैसेंजर ट्रैफिक, हमारे मुल्क की जो टोटल फ्लाइट्स है ना पूरे साल जो होती है उसमें से तकरीबन 75% जो है वो इंटरनेशनल होती है। डोमेस्टिक में इतना काम नहीं है जितना पाकिस्तान का इंटरनेशनल में है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, यहां से आ भी रहे जाहिर है। इंटरनेशनल जो ट्रैवल है वो 75% है, जबकि 25% हमारा एयरलाइन के जरिए जो ट्रैवल है वो 25% उसमें से डोमेस्टिक है। तो टोटल एयरलाइंस ने अगर 9 मिलियन पैसेंजर्स को ट्रैवल किया है, ठीक है, 9 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल किए अगर इंटरनेशनल, तो तकरीबन 3 मिलियन पैसेंजर डोमेस्टिक ट्रैवल किए होंगे। पूरे साल तकरीबन 12 मिलियन पैसेंजर ट्रैवल किए होंगे एयरलाइन में, ठीक है। रोज की तकरीबन 120 फ्लाइट्स, हाँ यहाँ पर लिखी हुई है, रोज की तकरीबन 120 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हमारी जो है ना यहां से जाती हैं पर डे। सारे एयरपोर्ट्स को मिला लो, सिर्फ एक जिना एयरपोर्ट की बात नहीं हो रही है। पाकिस्तान में तकरीबन 37 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तमाम मेजर शहरों पे तो एयरपोर्ट्स है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, सक्खर, आपका इनफैक्ट स्कर्दू का भी जो एयरपोर्ट है ना वो भी इंटरनेशनल है। स्कर्दू एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्योंकि वहां पर भी जो है ना दुबई से फ्लाइट्स आगे लैंड हुई है और वहां पर टूरिज्म की फ्लाइट्स आती है, ठीक है। तो यहाँ मेजर एयरपोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। चैलेंजेस क्या है भाई? एयर ट्रेवल जो है ना बड़ा कॉस्टली पड़ता है। पाकिस्तान में एयर ट्रेवल का कंपटीशन ज्यादा है भी नहीं, बहुत सारी एयरलाइंस नहीं है। और दूसरी बात ये, वो जो एयर ट्रेवल है वो चलता है जिस पेट्रोल और उस पर इंपोर्टेड फ्यूल हमारे वहाँ कितनी महंगी पड़ती है, तो बड़ा एक्सपेंसिव है हमारा एयर ट्रेवल। इतना एक्सपेंसिव होने की बुनियाद पे लोग जो है अगर जहां पर ऑप्शन होता है तो वो बाय रोड या बाय ट्रेन या बाय बसेस ट्रेवल कर लेते हैं। कहाँ ऑप्शन होता है? डोमेस्टिक ट्रेवल। डोमेस्टिक ट्रेवल में क्योंकि ऑप्शन है ना, ट्रेन से जरिए कर सकते हैं, बसों के जरिए कर सकते हैं, तो लोग वो प्रेफर कर लेते हैं, क्योंकि टिकटें बहुत महंगी होती है एयर ट्रेवल की उसके बनिस्बत। और जहां पर ऑप्शन नहीं है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ज्यादातर हमारा फिर एयरपोर्ट के का इस्तेमाल होना है फिर वहां। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल बहुत ज्यादा है हमारे एयरपोर्ट्स में, क्योंकि कंपटीशन नहीं है ना, बहुत कम एयरलाइंस है। फिर ये अगर पॉइंट समझ में आ जाए तो गुड इनफ। लो ऑनवर्ड कनेक्टिविटी, इसका मतलब ये कि यहाँ पर कनेक्टिंग फ्लाइट्स नहीं आती। दुबई है ऐसी जगह जहां पर कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती है। कोई भी फ्लाइट है वो दुबई में जाके पहले स्टे करती है, फिर वहां से जो है ना कराची आ रही होती है। यहां पर फाइनल डेस्टिनेशन के तौर पे जिसको पहुंचना है कि भाई अब यहाँ कराची आ गए, इस्लामाबाद आ गए, यहाँ हमारा मुल्क जो है वो एक कनेक्टिंग पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता। जिसको कनेक्टिंग तौर पे इस्तेमाल पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल करना है, अगर बहुत लंबी जर्नी लेने से बेहतर है बीच में कनेक्टिंग फ्लाइट्स बनाते हैं। तो वो अगर लंदन से फॉर एग्जांपल कोई फ्लाइट चल रही है, कराची डायरेक्ट बहुत कम आती है, लंदन से पहले वो दुबई स्टे करेगी, फिर वहां से कराची आएगी। दुबई के पैसेंजर उतार रही है और कराची वाले जो है ना एक ऐसी फ्लाइट के अंदर लोड करा देंगे जो कराची वहां से डायरेक्ट जाएगी, सही। तो कनेक्टिंग हब नहीं है यहाँ पर, सिर्फ वही आखिरी स्टॉप के तौर पे आते हैं। कनेक्टिंग हब जब आप बनाते हो ना अपने मुल्क को, तो बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है आपको। आपके मुल्क में 50 फ्लाइटें आनी थी ना अगर, तो आप 500 फ्लाइटें आएंगी। 50 जो मुल्क में आनी थी और बाकी 450 वो जो इधर उधर जानी थी, लेकिन आपके मुल्क में आके लैंड कर रही हैं और वहां से कनेक्टिंग एक क्रिएट करके वहां से अलग अलग जगह जा रही है।
सो हर फ्लाइट के लैंड होने पे आपको रेवेन्यू मिलता, फीस मिलती, क्या आपका एयरपोर्ट इस्तेमाल हुआ, समझ रहे हो बात। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब ऑनवर्ड कनेक्टिविटी नहीं है, डायरेक्ट फाइनल फ्लाइट्स आती है। लिमिटेड डोमेस्टिक एयर ट्रैवल, हमारा एयर ट्रैवल बहुत कम है क्योंकि एक्सपेंसिव है। फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या देख रहे हैं हम हमारे एविएशन सेक्टर में, तो सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एविएशन को लेकर भी प्रोजेक्ट है। गवादर एयरपोर्ट, स्कर्दू एयरपोर्ट, गिलगित एयरपोर्ट, गिलगित में नहीं आता स्कर्दू, गिलगित के बाद कश्मीर के अंदर आता है स्कर्दू, आजाद कश्मीर का हिस्सा स्कर्दू, क्लियर है। तो ये एयरपोर्ट्स हमारे सी पैक के अंदर आते हैं, जो बन गए, या तो फुली ऑपरेशनल नहीं है अभी, या थोड़े बहुत ऑपरेशनल हो गए, या अभी एक्सपेंड होना बाकी है, लेकिन ये सब सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं। एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्लान्स, अच्छा स्कर्दू वाला पता नहीं सी पैक का है कि नहीं, इसका मैं कंफर्म नहीं हूं। गवादर वाला तो है सी पैक का, गवादर एयरपोर्ट। तो ये फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स में एक तो सी पैक के अंदर बहुत सारे एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, इसके अलावा एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्लान्स के अंदर बात करें तो स्कर्दू एयरपोर्ट का एक्सपेंड करने का प्लान है ताकि ज्यादा टूरिज्म वहां पर आए। गिलगित के एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने का प्लान है, इंप्रूव करने का प्लान है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आ सके वहां पर। गवादर जो है वो एयरपोर्ट जो है वो बनाने का बन रहा है, मतलब फुली ऑपरेशनल नहीं हुआ अभी तक। प्लान्स टू एक्सपेंड एयर कार्गो टू बूस्ट ई कॉमर्स, पाकिस्तान चाहता है कि एयर कार्गो, अगर एयरलाइन सस्ती हो जाए, एयर ट्रैवल सस्ता हो जाए तो ज्यादा माल एयर के जरिए भी ट्रैवल हो ताकि जल्दी पहुंचे, तो इससे क्या होगा, ई कॉमर्स आपकी बूस्ट हो जाएगी। आपके मुल्क में आज जो माल बन रहा है वो अगर किसी दुनिया के किसी कोने पे कंज्यूमर को 40वें दिन पहुंच रहा है तो आपके मुल्क से डायरेक्ट ऑर्डर तो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पानी के जहाज के जरिए नहीं भेजा, अब सोच रहे हवाई जहाज के जरिए भेजाऊं, तो वो इतना महंगा हो जाएगा आपका माल कि वो तब भी ऑर्डर नहीं करेगा, समझ लो। तो एयर कार्गो चीप होना शुरू हो जाएगा तो आपका माल बहुत जल्दी दुनिया में इधर उधर पहुंच सकता है, तो लोग कम डेज की वजह से आपके मुल्क से माल आने के लिए ऑर्डर कर देंगे, और अगर कम कॉस्ट हुई तो ऑर्डर कर ही देंगे। समझ आ रही बात। तो फ्यूचर डेवलपमेंट्स में आपकी ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कॉमर्स मतलब क्या, तिजारत, खरीदो फरोख्त वाले जो सारे बिजनेसेस जो होते हैं, तो आपकी तिजारत इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक तिजारत में क्या होता है, आपके ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स खुले होते हैं, उसमें कोई ऑर्डर करता है फिर माल जाता है, राइट। तो जितना एफिशिएंट उसमें चाइना है या दूसरे इंटरनेशनल डेवलप्ड कंट्रीज होंगी, पाकिस्तान बहुत पीछे है इसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फ्लाइट्स और एयरपोर्ट्स इतने एक्सपेंडेड, अगर जब वो होंगे, अभी एक्सपेंडेड नहीं है, अगर होंगे और बहुत सारी फ्लाइट्स आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो खुद ही कॉस्ट नीचे आएगी, और फिर खुद ही इतना सारा माल जा रहा होगा कार्गो, एयर कार्गो के जरिए कि वो चीप पड़ेगा, फिर कि जो भी ट्रैवलिंग कॉस्ट है एयर कार्गो की वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना सारे मालों में, तो चीप पड़ेगा पर यूनिट। तो फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स हैं कि हमारा एयर कार्गो को बूस्ट किया जाए। इसी तरह हमारे एयरपोर्ट की सिस्टम जितना भी है उसका टिकटिंग, सिक्योरिटी और सारी, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर इतने सिक्योरिटी चेक्स हमारे आज भी होते हैं कि कोई आने या जाने वाला बेजार हो जाता है तो उसको किस तरीके से इंप्रूव कर दिया जाए, लेकिन करने भी पड़ते हैं, करने यूं भी पड़ते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर इजी एक्सेस है तो किसी किस्म का टेररिस्ट और इस तरह का कोई ग्रुप ना आ जाए, तो इसलिए बड़े सिक्योरिटी चेक्स लगाने ही पड़ते हैं, और बहुत सारे शौकिया भी लगाते हैं कि भाई जॉब्स है कहाँ खपाएं, निकाल तो सकते नहीं, तो ये फालतू की चेक पोस्टें बना दी बहुत सारी, लेकिन उस प्रोसेस को क्विक कर सकते हैं अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ठीक है। सो अब तक अभी हम इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट तक नहीं पहुंचे, नेशनल ही पढ़ रहे थे, और नेशनल में रहते हुए थोड़ा बहुत इंटरनेशनल का जिक्र आ गया कि कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं जो अक्रॉस बॉर्डर भी चले आते हैं, जैसे कि आपके इस्लामाबाद से तुर्की के अंदर रहते हुए इस्तांबुल तक चले आता है रेलवे प्रोजेक्ट, या फिर आपका पाक अफगान ट्रेड को करने के लिए रेलवे का प्रोजेक्ट मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान का इंडिया के साथ समझौता एक्सप्रेस या थर एक्सप्रेस थी लेकिन वो सस्पेंड हो गई। तो रेलवे में रहते हुए हमने इंटरनेशनल थोड़ी बात की, एयरपोर्ट के अंदर भी बोला कि एयर ट्रैवल जो हमारा इंटरनेशनल कार्गो को हैंडल करता है ज्यादातर, और इंटरनेशनल पैसेंजर्स को हैंडल करता है ज्यादातर, कार्गो तो नहीं, कार्गो तो बहुत कम, ज्यादातर कार्गो हमारा इंटरनेशनल शिप्स के जरिए जाता है, लेकिन इंटरनेशनल पैसेंजर्स ही हमारे एयरपोर्ट में ज्यादातर वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। वो लोकली डोमेस्टिक इतनी ज्यादा इसलिए एयरपोर्ट्स के जरिए नहीं करते क्योंकि बहुत महंगी होती है वो, ठीक है, तो वो रोड्स के जरिए कर लेते हैं ट्रैवल, या ट्रेन के जरिए कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल का जिक्र जरूर आया, लेकिन हम पढ़ रहे नेशनल ही है अभी तक, इंटरनल ट्रांसपोर्ट के हेड के अंदर ही अभी हम काम कर रहे हैं। जो हमारा यूनिट 7 का चैप्टर इंटरनल ट्रांसपोर्ट है, इस पे रहते हुए अभी हम दूसरे
पॉइंट पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच हेल्प एंड हिंडर द लोकेशन, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रेलवे या एयरपोर्ट्स। सो वो फैक्टर्स या वो चीजें जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट को प्रोमोट करती है या हेल्प करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में सब आ गया हमारा, एयर, रोड, रेलवे। उसकी डेवलपमेंट में मतलब उसके, अगर रेलवे की बात करें डेवलपमेंट में, तो उसकी बग्गियां बढ़ जाएं, उसकी रेलवे की लाइनें बढ़ जाएं, स्टेशंस बढ़ जाएं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आए वगैरह वगैरह। तो इसी तरह रोड्स की बात करें तो रोड्स एक्सपेंड हो जाएं, मॉडर्न सिस्टम आ जाए वहां पर, रोड्स के जो ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं वो ऑटोमेट हो जाएं, टोल बूथ जो है वो बड़े हाई दर्जे के हो जाएं, बिल्कुल ही अपडेटेड वर्जन, जिसके अंदर कैमरास मॉनिटर कर रहे हो हर गाड़ी को वगैरह वगैरह। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट को डेवलप होने में, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हिंडर करते हैं, मतलब मुश्किलात पैदा करते हैं। तो दोनों फैक्टर्स हमें देखने हैं कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर को इंप्रूव होने में हेल्प और मुश्किलात कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब कभी भी आप लोगों के पास अफेक्ट का लफ्ज आ जाए, अफेक्ट का लफ्ज का मतलब होता है असरअंदाज करना, कोई चीज किसी पर असर डालती है। तो असर तो दोनों तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे, सही। फॉर एग्जाम्पल, रोड्स को बनाने का एनवायरमेंट पे एक असर है बुरा कि डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है रोड्स बनाने के लिए। रोड्स अच्छे बनाने का एक असर है सोसाइटी पे अच्छा, कि वो जल्दी ट्रांजिट करते हैं लोग रोड्स के जरिए, सही ना। तो अफेक्ट तो दोनों तरह से कर सकते हैं कोई रोड, जैसे वो बात है। अब उसी तरह से यहां पर आपकी हेडिंग है कि वो कौन से फैक्टर्स है जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को असरअंदाज करते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मदद करते हैं ग्रो होने में, या मुश्किलात पैदा करते हैं। ऐसे ही बैठे बैठे बताओ तो फाइनेंस की शॉर्टेज, फाइनेंस की कमी हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ग्रो होने में मदद देता है, मुश्किल पैदा करता है? मुश्किल पैदा करता है, फंड्स नहीं है। करप्शन, हमारे जो हुकूमत के इदारे हैं उसके अंदर अगर करप्शन हो तो वो हेल्प करेगा, हिंडर करेगा? हिंडर करेगा, राइट। हमारे मुल्क की जो पोजीशनिंग है, हमारा मुल्क ऐसी जगह पर पोजीशनड है कि जिसके एक तरफ समंदर मिलता है, बीच में से जो ना आगे पीछे बहुत सारी कंट्रीज के साथ हम नेबरिंग कंट्रीज के साथ कनेक्टेड हैं। तो इससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को हेल्प मिलेगी या हिंडर होगा? हेल्प मिलेगी, कि आप ऐसी लोकेशन पे मौजूद हो कि जहां पर दुनिया के बहुत अहम खित्ता आपस में जुड़ता है, आप उनके क्रॉस रोड्स के अंदर मौजूद हो। बहरहाल वो इंटरनेशनल हेल्प है, अभी हम नेशनल का टॉपिक पढ़ रहे हैं। कुछ थोड़ी बहुत इंटरनेशनल बात आ तो सकती है, कोई मसला नहीं है, खाली बता रहा हूं। तो फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेट करना, सपोर्ट करना, हेल्प करना, इन सब का मतलब क्या होता है कि प्रोमोट कर रहे हो आप, किसी को मदद कर रहे हो। तो वो फैक्टर्स जो कि हम मदद करते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब हमारे एयरपोर्ट्स और एयर ट्रैवल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड्स के और रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को, कौन से रीजंस हैं या कौन सी चीजें मदद करती हैं उनको इंप्रूव होने में। अच्छा, इस हेडिंग के अंदर ना आपको मैं बता रहा हूं इंटरनेशनल का भी थोड़ा टच मिल जाएगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटरनेशनल में रहते हो, इंटरनेशनल पढ़ो, बाद में इंटरनेशनल भी पढ़ना ही है वैसे, तो थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग आपको मिलेगी, बट चला लेना। ट्रेड एग्रीमेंट्स, हमारे आसपास के ममालिक हैं या एशियन कंट्रीज है, उनके मेंबर्स में से पाकिस्तान भी मौजूद है, तो उससे पाकिस्तान को हेल्प मिलती है उन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के अंदर। तो जब ट्रेड करने में हेल्प मिलती है तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी आपस में हम शेयर करते हैं। जैसे कि चाइना हमारे एक ऐसा ट्रेडिंग पार्टनर है कि जिसके साथ ऐसे हमारे मुआहदे हुए हुए कि जिसकी बदौलत चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान का अपना भी ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। गवादर के प्रोजेक्ट को चाइना जो फाइनेंस कर रहा है, उस प्रोजेक्ट से दूर दूर तक भी जो जुड़ी हुई चीजें उसमें भी चाइना फाइनेंस डाल रहा है अपना, ठीक है, वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, सी पैक का पूरे। तो गवादर सी पैक के प्रोजेक्ट की एक चीज है, एक एलिमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है गवादर पोर्ट, लेकिन उससे जुड़ते हुए बहुत सारी चीजें और भी सीधी हो रही है हमारी। जैसे कि गवादर से कराची का रोड बन रहा है, रेल बन रही है, गवादर से कराक्रम हाईवे से गुजरात तक का रोड बन रहा है, पूरा बन गया है। मतलब इसी तरीके से बहुत सारे रेलवे के और रोड्स के प्रोजेक्ट्स मौजूद है, एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स मौजूद है उस सी पैक के एग्रीमेंट, सही। तो इंटरनेशनल ट्रेड ही सही, उससे फायदा डोमेस्टिक को भी तो हुआ ना।
तो इसी तरीके से पाकिस्तान सार्क का मेंबर है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन कंट्रीज की एक एसोसिएशन है। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इसके पार्ट्स हैं, श्रीलंका इसका पार्ट है। और ईसीओ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह से एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके पाकिस्तान इन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो उनका मेंबर होने की वजह से पाकिस्तान उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स रखता है। तो उन ट्रेड एग्रीमेंट्स की वजह से वो कंट्री जो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है, वो अगर देखते हैं ना पाकिस्तान में कुछ फंस रहा है मामला, या पाकिस्तान में स्लो हो रही है ट्रांसपोर्टेशन, तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी कर देती है कि पाकिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन तेज होगी तो हमारा माल तेज ट्रेवल करेगा यहां से। क्लियर है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का मतलब टेक्नोलॉजिकल तरक्की जो हो रही है वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को इंप्रूव करती है। मसलन अगर हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर टोल बूथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए कि गाड़ी रुके, एक स्कैनर लगाओ गाड़ी को, गाड़ी के ऊपर कोई भी आप, या आपने टिकट लिया हुआ है, लेट्स सपोज एक जगह बटन दबाया, टिकट निकाल लिया कार्ड चार्ज करके, और अब गाड़ी जो है ना वो जैसे आपने टिकट निकाल लिया वो गेट खुला निकल गया। वरना क्या होता है, आप रुकते हैं, पैसे देते हैं, फिर आपको खुला वापस करते हैं वगैरह वगैरह, तो टाइम लग जाता है गाड़ी को पास होने में। अगर आप सिंपल ये करते अपना क्रेडिट कार्ड चार्ज कर देते या डेबिट कार्ड चार्ज कर देते, तो या आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन कार्ड बना होता, आप गाड़ी रोकते बस वो एक बीप बजती और गेट खुल जाता। तो वो काम जो 15-20 सेकंड में होता है आपकी गाड़ी 5 सेकंड में थ्रू हो जाती। तो अब वही टोल बूथ जो मिसाल के तौर पे 1 मिनट के अंदर 3 गाड़ियां गुजार पाता था शायद, या 2 गाड़ियां गुजार पाता था, वो 1 मिनट में 10 गाड़ियां गुजार पाए शायद। स्पीडी हो गया ना प्रोसेस, तो कितना ट्रैफिक हैंडल हो गया। सही। तो ये एक आप देखिए कि आईटी का इस्तेमाल करने से, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से आपका ट्रांजिट तेज हो सकता है। सिग्नल्स का सिस्टम, अगर सिग्नल्स ऑटोमेट कर दिए जाए कि आपने एक तो होता है ना फिक्स टाइम कर दिया कि हर सिग्नल 2 मिनट के लिए खुलेगा और 6 मिनट के लिए बंद होगा, लेट्स सपोज, ठीक है। एक तो इसी को अगर ऑटोमेट कर दे कि सिग्नल खुद रीड करे, कैमरा लगे हों कि जहां पर ज्यादा ट्रैफिक दिख रहा है वो सिग्नल ज्यादा देर तक ऑन रहे, ग्रीन लाइट रहे ज्यादा देर तक, ताकि वो ट्रैफिक क्लियर हो जाए। उसके बाद जहां कम ट्रैफिक है वहां का सिग्नल खुले और वो थोड़ी देर में ही बंद हो जाए। सही। तो ऑटोमेशन हो उसमें अगर, सो उस ऑटोमेशन की वजह से क्या हुआ कि किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को खड़े होकर क्लियर नहीं कराना पड़ा, या रॉन्ग ड्राइव्स वगैरह, रॉन्ग ड्राइविंग और ये सब नहीं हुए। तो ये अगर ऑटोमेशन की तरफ आप जाते हो तो इससे हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हेल्प मिलती है। ओके। इसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, पैसा आने से हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हेल्प मिलती है, बहुत बहुत हेल्प मिलती है। जाहिर है टूरिज्म से हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैसे हेल्प मिलती है, जैसे जैसे टूरिज्म ग्रो होता है वैसे वैसे ये नीड बढ़ जाती है कि रोड्स को अच्छा बनाए और बड़ा बनाए, तो उससे मिल गया ना ट्रांसपोर्ट को भी फायदा। ठीक है। तो आपके जितने भी टूरिज्म ग्रो हो रहा होता है, आपकी तिजारत ग्रो हो रही होती है, आपकी टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही होती है, तो इन सब के नतीजे में आपके मुल्क के ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर हो जाता है। ये फायदा होता है, क्योंकि वो सब अच्छा होने के लिए जरूरी है ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना। सही। अक्सर तो ऐसा होता है गवर्नमेंट अगर नहीं बनवा रही तो प्राइवेट सेक्टर खुद ही, प्राइवेट बिजनेसेस खुद ही वो रोड्स बनवा देते हैं कि गवर्नमेंट नहीं बना रही तो क्या हुआ, हम तो बनवा दें, हमारे माल जाने यहाँ से। अक्सर आपने देखा होगा कि जिसकी घर के आगे फॉर एग्जांपल गाड़ियां ज्यादा है या उसकी आमदोरफ्त ज्यादा है किसी जगह से, उसको लगता है कि वो अफोर्ड कर सकता है या 5-6 मिलके लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो रोड बनवा देते हैं कि हमारा ही यहाँ पर असल वो गवर्नमेंट नहीं बनवा के दे रही। तो उससे क्या फायदा होता है, उससे बाकी लोग जो आसपास नहीं रहते वो भी वहां से गुजरते हैं, उनको भी फायदा ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसा है ना। तो वैसे ही बिजनेसेस अगर ग्रो हो रहे होते तो वो ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, आम आवाम को भी फायदा हो जाता है। दो फैक्टर, ये वो फैक्टर्स है जो मदद करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंप्रूव होने में। और जो मुश्किलात पैदा करते हैं वो क्या है, मुश्किलात जो पैदा करते हैं, लैक ऑफ फाइनेंस भी होना चाहिए था यार इसमें। एक पॉइंट तो सीधा सीधा होना चाहिए था, लैक ऑफ फाइनेंस। लैक ऑफ फाइनेंस मुश्किलात पैदा करता है ना, फंड्स नहीं होते तो। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन का इतना अगर टूटा फूटा हो जाता है, रोड्स टूट जाते हैं तो स्लो हो जाती है गाड़ियां वहां से गुजरना, तो पूरा पीछे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो पूरा आपका काम कर रहा है, सारी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी और ट्रैफिक बन जाता है। एक चलते चलाते ट्रैफिक में खड्डा है जहां पर पानी जमा हुआ है, पडल बना हुआ है, तो गाड़ियां मुड़ मुड़ के जा रही है, तो उससे पूरा ट्रैफिक का निजाम स्लो डाउन हो गया।
तो सारा माल देर से पहुंचा। अब एक खड्डे से ये हो रहा है, ऐसे अगर 15-20 खड्डे हो पूरे रूट के अंदर, तो जो माल आधे घंटे में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होकर पहुंचा था वो 1.5 घंटा ले रहा है। तो वो माल 1.5 घंटा लेट स्टार्ट हो रहा है, भाई छुट्टी का वक्त आ गया तो उस दिन नहीं बना वो माल, अब अगले दिन मैन्युफैक्चरिंग में गया वो माल, एक दिन डिले हो गई प्रोडक्शन। समझ रहे बात को? करते कराते बहुत डिले हो जाता है। सो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, वो ट्रांसपोर्टेशन को बहुत बैडली अफेक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अच्छा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात हो ही गई, साथ में हमारी हुकूमत की इनएफिशिएंट प्लानिंग। पहले जो चीज करने वाली होती है वो नहीं करते, बाद वाली चीज पहले कर देते हैं, फिर पहले करने वाली चीज के लिए पूरा रोड खुदता है। रोड बना दिया, पता चला अंदर सेवेज सिस्टम नहीं बनाया था, वो सेवेज सिस्टम जो है ना वो किसी क्या हुआ, कोई लीक हो गया अंदर से या ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से अंदर से पानी जो फुवारा बन के बाहर आके जमा हो गया, अब वो पूरा रोड भी खराब हुआ। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी तो पहले सेवेज सिस्टम सही होगा, फिर उसके ऑन टॉप रोड डलेगा, सेवेज की लाइनें सही होंगी, फिर पानी की लाइनें सही होंगी, फिर ऑन टॉप ऑफ इट रोड डलेगा, राइट? ऐसे ही होगा ना। तो उसके बाद लेकिन पुअर प्लानिंग की वजह से पहले होने वाली चीज बाद वाली पहले, तो इससे क्या होता है, नुकसान पहुंचता है इंफ्रास्ट्रक्चर को। फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस, एक प्रोजेक्ट है जिसपे कोई और हुकूमत आके काम कर रही थी, अगली हुकूमत आई वो काम रुक गया, कोई और काम कर रही है। अगर कोई एक हुकूमत आई वो सिंध की तरफ से थी तो सिंध के कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान था, अगली हुकूमत आई पंजाब की तरफ से और वो पूरे मुल्क की हुकूमत बन गई, अगर तो उनका रुझान जो भी है वो पंजाब की तरफ ज्यादा हो जाना, ये तो है हमारे यहाँ पर मसला। समझ रहे बात को? तो रुक गया, वो पॉलिसी चेंज हो रही है ना बार बार। उनकी पॉलिसी ये थी कि सिंध को हम जरा अच्छा ट्रांसपोर्ट, अगले की, तो इससे भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरी बुरी तरीके से अफेक्ट होता है कि बहुत लॉन्ग स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन खड़ी रह जाती है कि अभी तक हुई नहीं। आपने देखा होगा आपके शहर में बहुत सारे रोड के प्रोजेक्ट्स खुले हुए पड़े हुए और सालों साल से खुले हुए पड़े हुए, और लोग किसी तरह जो है ना बस गुजारा ही कर रहे हैं, उससे गुजर बसर करके रोड्स नहीं बन के दे पा रहे, अंडरपास नहीं बन के दे पा रहे, फ्लाईओवर्स नहीं बन के दे पा रहे। प्लानिंग थी लेकिन एग्जीक्यूशन इनएफिशिएंट है, तो उससे क्या हुआ, पूरा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क तबाह हो गया आपका। इन्वायरमेंटल बैरियर्स, अच्छा इन्वायरमेंटल बैरियर्स भी हमारे मुल्क में जाहिर हैं। नेचुरली हमारे मुल्क का अगर नॉर्दर्न एरियाज की बात करें तो उनकी टोपोग्राफी ऐसी है कि वो इंक्लाइंड है, उनका स्लोप उठान और ढलान इस तरह बनी हुई है, तो इस तरह की जगहों पे रोड बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर वहां पर हार्श क्लाइमेट होता है जिससे रोड्स बार बार रिपेयर एंड मेंटेनेंस मांगते हैं। फॉर एग्जांपल क्यों हार्श क्लाइमेट, लैंड स्लाइडिंग्स हो गई, लैंड स्लाइडिंग्स होती है तो उससे रोड के ऊपर पूरे पूरे पत्थर गिरते हैं, रोड तोड़ देते हैं। क्लियर? सो ये हमारी टोपोग्राफी के मसले नॉर्दर्न एरियाज में। फिर अगर हम बलूचिस्तान वाले रीजन या डेजर्ट एरियाज में की बात करें तो वहां पर रेगिस्तान की रेतीली जमीन होती है, तो वहां पर रोड बनाओ वो रोड खिसक जाता है जगह से, क्योंकि रेत एक जगह टिकती नहीं है, तो रोड के लिए प्रॉपर बेस नहीं होती। रेत को आप जितना खोदो 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 रेत ही रेत होती है अंदर अंदर तक। तब कितना भी रोड कहीं से तो शुरू करना है ना रोड बनाना, आप रोड बनाना शुरू कर रहे होते, लेकिन रेत उसकी जगह हटा लेती है। तो बहुत ही खास मखसूस लोकेशन होती है जहाँ रोड बन पाते हैं रेगिस्तानी इलाकों में, और बलूचिस्तान में रेगिस्तानी इलाके बहुत है। ठीक है, फिर अगर आपका बलूचिस्तान जैसा लैंडस्केप हो जो रगेड सा है, बहुत ही माउंटेनियस है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है वहां पर, तो वहां पर भी रोड बनाना बड़ा मुश्किल है। तो ये मुश्किलात है जो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए होती है, ये एनवायरमेंट की तरफ से, मतलब नेचुरल बैरियर्स है ये। मैं यहां पर लिख देता हूं नेचुरल बैरियर्स। ठीक है, ओवर यूज, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो ओवर यूज हो रहा है, उसका इस्तेमाल इतना ज्यादा है कि उसको मतलब, क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल एक अच्छा रोड है पॉइंट ए से बी पे जाने के लिए, और दूसरा कम अच्छा है, तीसरा थोड़ा कम अच्छा है, 4-5 ऑप्शन है तो सही ना, अगर तो 4-5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा ट्रैफिक। लेकिन आपके पास एक ही अच्छा ऑप्शन है, या ऑप्शन ही एक है पॉइंट ए से बी पे जाने के लिए, तो सभी वो यूज करेंगे। जब सभी वो यूज करेंगे तो जल्दी वो रोड जो है ना वेयर एंड टेयर हो जाएगा। वेयर एंड टेयर का मतलब खराब हो जाएगा, तो बार बार रिपेयरिंग मांगेंगे, और जब बार बार वो रिपेयरिंग मांगेगा तो बार बार कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है वहां पर, बार बार ट्रांसपोर्टेशन आपकी रुक रही है। क्लियर? और अगर रिपेयर नहीं करोगे तो पूरा टूट जाना है उसने, और पूरा टूट जाएगा तो वैसी कंस्ट्रक्शन सारी नए सिरे से करनी पड़ेगी, तो वो भी एक नुकसान। खैर, ओवर यूज हमारे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना लिमिटेड है कि वो चंद एक ही रोड है और उससे सारा मूव होता है। ठीक है, ओवर यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है रोड्स का वो भी पुराना है, सही है, तो
कोई पुल है तो इतने पुराने हैं कि बस भर भर किए जा रहे हैं, उनको कमजोर पड़ गए। तो बहरहाल देखा तो ये गया, जो हमारे पुराने पुल्स है ना, ब्रिजेस है, वो ज्यादा स्ट्रांग है नए की बनस्बत। लेकिन स्टिल पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नुकसान ये है कि अगर जिस जमाने में, अगर आज से 50 साल पहले एक ब्रिज बना था या कोई रिंग रोड बना था, वो 50 साल पहले, वो उस जमाने के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से था। आज आपके मुल्क शहर की प्लानिंग चेंज हो गई थोड़ी, आप कहीं और से रोड निकालना चाह रहे हो तो, लेकिन पुराने रोड जो है वो बीच में फिर भी फंस रहे हैं। क्या करें उसको, उसी को लेकिन जबरदस्ती चला, और जब उसी को जबरदस्ती चलाएंगे तो आप लंबा लंबा घूम घूम के पहुंच रहे हो एक जगह से। हालांकि नए इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आप शॉर्ट रूट बना सकते थे, लेकिन उसके पैसे नहीं है। लैक ऑफ फाइनेंस सबसे आखिर में लिखा है, सबसे पहले लिखा होना चाहिए था। ये एक मसला है हमारा। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को की ग्रोथ को रोकते हैं। हर वो फैक्टर जो हमारे रोड्स की, रेलवे की या एयरपोर्ट्स की ग्रोथ को रोकेगा, वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन को रोकेगा। ठीक है, जैसे कि बहुत एक्सपेंसिव है एयरपोर्ट्स बनाना, तो इसलिए हर शहर में आपको एक ही बड़ा एयरपोर्ट मिलेगा, तो वहां ट्रांसपोर्टेशन फिर ब्लॉक होते हैं। आपने देखा कि कितनी कितनी देर वेट करना पड़ता है कि एक फ्लाइट को क्लियर होने के लिए। स्लो ही हो रहा है ना प्रोसेस, जिसको दोपहर में पहुंचना था वो शाम तक पहुंच पा रहा है। रीसेंट ट्रांसपोर्ट इंप्रूवमेंट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में रिसेंटली क्या इंप्रूवमेंट्स हुए, तो रोड्स को लेकर ये इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर थोड़ी बहुत लिखी हुई है, बाकी आप पढ़ भी लिया करो, जो छोड़ देता हूं मैं वो तो आप नोट से पढ़ते ही हो। सी पैक कॉरिडोर के नाम पे बड़ी सारी इंप्रूवमेंट्स हुए पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पर लिखा डेवलपमेंट अंडर द सी पैक हैज एक्सपेंडेड रोड नेटवर्क्स। जब भी सी पैक का नाम आएगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो आपके जहन में आना चाहिए कि ये हमारे रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इंप्रूव कर रहा है, रेलवेज के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इंप्रूव कर रहा है, और एयरपोर्ट्स के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इंप्रूव कर रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, ये है और इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो मुल्क के अपने भी चल रहे हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ चाइना वाले ही चल रहे हो, मुल्क के अपने भी कुछ प्लान्स होते हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन मुल्क के अपने प्लान्स के अंदर ये कुछ मसला है कि पिछले वालों के जो प्लान है वो अगली हुकूमत कैरी नहीं कर रही। अब ये मुल्क के अपने प्लान, जैसे ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन कराची के अंदर एक BRT बना हुआ है, बस रैपिड ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, बसेज होती है जो, और रैपिड का मतलब जल्दी, फौरन, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ग्रीन लाइन हमारा। पूरा एक अलग से रोड बना हुआ है उसका, वो पूरे नाजमाबाद से होता होता कितने इलाकों से होता होता पहुंचता है। ठीक है, तो ग्रीन लाइन का पूरा प्रोजेक्ट है, सो ये बस रैपिड ट्रांजिट कहलाता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स मुल्क के अपने भी होते हैं। रेड बस, ये एक प्रोजेक्ट है कराची के अंदर। इसी तरीके से लाहौर में ऑरेंज लाइन। ठीक है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मतलब सिर्फ सी पैक ही नहीं है आपका, मेरे कहने का मकसद है, पर बहुत सारे प्रोजेक्ट ज्यादातर हमारे सी पैक से जुड़े हुए हैं। तो हमारी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए वो सी पैक के अंदर बहुत ज्यादा हुई। ठीक है, अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर मिसाल दे दें तो BRT, जिसकी मैंने अभी जिक्र की, एक मिसाल दी ना, बस रैपिड ट्रांजिट जो ग्रीन लाइन कराची के अंदर चल रही है अभी। रिंग रोड, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस। रिंग रोड्स, रिंग्स के शेप में आप इमेजिन करो। असल में अगर आप सिग्नल फ्री रोड चाह रहे हो ना, और वो आपस में क्रॉस हो रहा है, एक रोड यहां से गुजर रहा है और दूसरा रोड को बीच में सिग्नल नहीं चाहिए, तो वो अंडरपास बन के जाएगा, या तो अंडरपास बन के जाएगा या फ्लाईओवर, ओवरपास बन के जाएगा जो ऊपर से गुजरेगा, या तो नीचे से गुजरेगा ऊपर से गुजरेगा, तो सिग्नल फ्री हो गया, राइट। अच्छा, यू टर्न्स की बारी आ जाए अगर, तो यू टर्न्स को लेकर बड़े प्रॉपर कोई रिंग रोड्स के प्रोजेक्ट्स बने होते हैं, जिसकी एक मैं तस्वीर दिखा देता हूं। ये रिंग रोड के प्रोजेक्ट्स कुछ इस तरह के होते हैं। इनसे क्या फायदा होता है? इनसे ये फायदा होता है यू टर्न नहीं बने हुए थे रोड के बीच में, क्योंकि जब रोड के बीच में अगर आप यू टर्न बना देते हो ना, तो वहां पर ट्रैफिक स्लो हो जाता है, और ट्रैफिक स्लो हो जाता है तो पीछे रश बनना शुरू हो जाता है। आप चाह रहे हो कि कोई गाड़ी स्पीड में जा रही है वो रुके ही ना, तो उसमें से किसी को अगर यू टर्न बनाना है तो वो, फॉर एग्जाम्पल इस रोड से गाड़ी आ रही है और उसको इस रोड पे जाना है, तो वो आते 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 एक रिंग की तरह घूमेगी और नीचे से निकल जाएगी। ठीक है, कोई सिग्नल्स और उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो होते हैं, रिंग रोड के प्रोजेक्ट्स, अंडरपास, क्योंकि यहां देखो ना, फिर अंडरपास भी इसी तरह का है, इसी तरह फ्लाईओवर भी इसी तरह का है। वैसे तो अंडरपास फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, या तो अंडरपास आप नीचे से निकल जाओ, या तो फ्लाईओवर ऊपर से निकल जाओ।
क्रॉस तो कर रहे, रिंग रोड की क्या, रिंग रोड की जरूरत पड़ती है यू टर्न के लिए। तो आप अगर चाह रहे हो कि यू टर्न रोड के बीच में ना हो, तो एक कोना निकल रहा हो जो घूम के दूसरे रोड से कनेक्ट कर रहा हो। तो रिंग रोड्स बहुत काम आते हैं आपके ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जो रिंग रोड्स के साथ है। हमारे मोटरवेज के अंदर बीच में रिंग रोड्स होते हैं, जो बीच में सीधे रोड से थोड़ा अलग एक कट जाता है, जो पूरा घुमा के कहीं और बिल्कुल परपेंडिकुलर रोड पे, दूसरे रोड पे ले आता है, जहां उमूमन आप यू टर्न्स बना बना के जाया करते थे पहले। स्मार्ट रोड सिस्टम, अच्छा आपके रोड की रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो स्मार्ट रोड सिस्टम की बात। स्मार्ट रोड्स का मतलब ये, जहां भी स्मार्ट का लफ्ज आ जाए मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी? ITS, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक टर्म है, ITS। तो इसमें आपके ऑटोमेटेड सिग्नल्स हो कि किसी ट्रैफिक पुलिस की जरूरत भी ना हो और फिक्स टाइम भी ना हो सिग्नल का। अब हर सिग्नल 2-2 मिनट के लिए खुल रहा है और 6 मिनट के लिए अगर बंद हो रहा है, जिसमें से 2 रोड जैसे जिसमें ट्रैफिक बहुत होता है, तो ये अनफेयर है ना कि उनको सिर्फ 2 मिनट के लिए खोल रहा है और दूसरा रोड जहां पर 4 गाड़ियां सिर्फ होती है वो भी 2 मिनट के लिए खुल रहा है। या कभी दिन का ऐसा वक्त होता है जिसमें दूसरा रोड बिजी होता है, पहला इजी हो जाता है, और फिर कहीं का ऐसा वक्त आ जाए पहला बिजी हो जाता है दूसरा इजी हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो उसके हिसाब से आपके सिग्नल जो है खुद ही जो है वो ऑटोमेटेड, या तो अपने सेटिंग बनाई हो कि 2 बजे से लेकर 3 बजे तक ये होना चाहिए टाइमिंग, 3 से 4 तक, या तो ये आप करें, या तो फिर मशीन लर्निंग या AI के इस्तेमाल के साथ आप अपने ट्रैफिक निजाम को पूरा बनाएं, तो खुद ही कैमरास जो है वो नोटिस करेंगे कि कितना ट्रैफिक किस तरफ है, उसी हिसाब से खोले। तो ये आपका इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से स्मार्ट टेक्नोलॉजीज कोई किसी किस्म की आप इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैफिक से के निजाम को संभालने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग। आप टोल बूथ पे एक एक की टिकट कलेक्ट कर रहे हैं, इससे बेहतर ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कोई सिस्टम बना दें ताकि तेजी से जो 20-20, 30-30 सेकंड ले रहा है काम, वो स्पीड से हो जाए। सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स, खुद ही टाइमिंग सेट हुआ है स्ट्रीट लाइट्स के साथ, और सोलर पावर्ड है। ना तो आपको बिजली के खंभों तक तार पहुंचाने की जरूरत है, वो दिन में खुद ही चार्ज होती है और रात में उसकी बैटरी खुद ही उसको पावर देती है, वो स्टार्ट हो जाती है। और सेंसर लगे हुए कि जब भी अंधेरा होगा, सेंसर में अंधेरा पड़ेगा तो लाइट ऑन हो जाएगी। सोलर पावर्ड का मतलब ये मत समझना जिस वक्त दिन है उसी वक्त बस चालू हो, उसमें बैटरी होती है, वो चार्ज होती है पूरे दिन और रात में चलती है। ठीक है, फीजिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट्स इन रोड नेटवर्क्स। अब ये रोड्स के हवाले से ही आपका ये पैराग्राफ चल रहा है, कह रहे हैं कि रोड्स के अंदर जब आप डेवलप करते हो, हमारे पाकिस्तान में जो भी रोड्स की डेवलपमेंट हो रही है उसकी फीजिबिलिटी क्या है, मतलब कितना पॉसिबल है इनका होना। किसी भी चीज की फीजिबिलिटी का मतलब ये होता है पॉसिबिलिटी, कि ये हो भी पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो पाकिस्तान के रोड नेटवर्क्स की फीजिबिलिटी क्या है उसके ऊपर बात हो रही है कि कितना पॉसिबल है कि इसमें डेवलपमेंट होगी। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि सीपैक के एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, जिससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है हमारे रोड्स डेवलपमेंट की। सही, बाकायदा एक इंटरनेशनल मुआहिदा है। फिर पेशावर काबुल मोटरवे का जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं तो फिजिबिलिटी अच्छी है उस रोड के बनने की, अगर ताल्लुकात सही नहीं है तो फिजिबिलिटी नहीं है उस रोड के बनने की। इसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान का जो रोड की बात नहीं हो रही फिलहाल, वो सर रोड की बात हो रही है, रेलवे की बात नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कर देता हूं जहन में आई तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो रेलवे का सिस्टम है वो फिजिबल तभी है जब हमारे ताल्लुकात अच्छे हो, राइट। तो दो कंट्रीज के दरमियान का रोड हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, जो भी सिस्टम हो, वो तभी फिजिबल होता है जब उन कंट्रीज के ताल्लुकात अच्छे हो, नंबर 1। नंबर 2, जब फंड्स आपके पास मौजूद हो। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 3, आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हो। जब एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी करोगे तो आपके लिए फिजिबल बन जाएगा। फिर आप कह रहे हो ट्रांसपोर्टेशन की ग्रोथ कितनी फिजिबल है, रोड्स की, ट्रांसपोर्टेशन और रेल की हो, जिसकी भी, आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे तो ग्रोथ फिजिबल है, पॉसिबल है। अगर नहीं करोगे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट तो फिर फिजिबिलिटी का खत्म हो जाती है आपकी, आप ग्रो नहीं करोगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, जितनी ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होंगे गरीब मुल्क के पास तो फिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हुकूमत तो इजाजत दे सकती है, जगह फराम करके दे सकती है, लेकिन पैसा चाहिए हुकूमत को। तो पैसा कोई प्राइवेट सेक्टर अगर लगाने के लिए रेडी, तब जाके फिजिबिलिटी बन जाती है कि हमारे रोड नेटवर्क से इंप्रूव हो।
और इन्हीं 4 हेडिंग्स को लेते हुए आप ट्रांसपोर्ट और अपना रेलवे और एयरपोर्ट को भी रख के सोच सकते हो। रेल कम्युनिकेशन, देख रहा हूं, कम्युनिकेशन का मतलब फिर बता रहा हूं, सिर्फ वो नहीं होता बात करना। कम्युनिकेशन का मतलब एक कम्यूट का भी होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन का लफ्ज अलग से कभी भी आए तो आप भले उसको ये समझना बातचीत, लेकिन अभी रेल के साथ आ गया है तो रेल के साथ रेल्स की आपस में बातचीत थोड़ी हो, तो टक्कर होती है। रेल्स कम्युनिकेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह रेलवे जो लेके जाता है उस हवाले से। ML1 अपग्रेडेशन, ML1 मेन लाइन 1 हमारी अपग्रेड हो रही है, जिसमें मेरे ख्याल से वो ML1 ही है जो कराची से लेकर पेशावर तक का प्रोजेक्ट है, जिसका पीछे भी बताता है कि सी पैक के अंडर कराची से पेशावर तक का रेलवे लाइन जो लग रही है वो तकरीबन $6.8 बिलियन की है का प्रोजेक्ट है वो, और वो सी पैक के अंडर है। अब आप कहोगे कहां सी पैक, कराची से पेशावर कहां? सी पैक पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें मेन इन्वेस्टमेंट गवादर है और बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्टमेंट है। सही क्यों कर रहे हैं चाइना? चाइना एक तो उधार पे दिया हुआ है उसने हमें, ये उधार है चाइना की तरफ से। नंबर 2 ये कि चाइना को ट्रेड बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि पाकिस्तान के बीच में से चाइना की ट्रेड निकलनी है। सही, फिर चाइना का माल आना जाना, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग क्विक चाहिए, तभी तो माल आने जाने की पॉसिबिलिटी तेज हो जाएगी। तो रेलवे के प्रोजेक्ट्स के अंदर एक 6 अरब डॉलर 7 अरब डॉलर के करीब सी पैक का प्रोजेक्ट है जो कराची से इस्लामाबाद की ट्रेन का है, कि उसको इंप्रूव कर रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो ट्रैक डबलिंग, जितने ट्रैक्स लगे हुए हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और स्पीड अपग्रेड्स के प्लान ये है कि हमारी ट्रेन की स्पीड्स अगर अभी 100 किलोमीटर की रफ्तार है ना एवरेज, तो वो 160 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंच जाए हमारी ट्रेन से, इतनी स्पीड में ट्रेवल हो, ठीक है। मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम्स, जो सिग्नल्स हैं वो मॉडर्न हो जाए, ये नहीं कि एक बंदा 6 फोन लेके बैठा हुआ है, यहां से वहां से यहां ऑपरेट कर रहा है, और ऐसा आपके 500 ट्रेन स्टेशन पे हो रहे हैं, अलग अलग बंदे बैठे हुए। इससे बेहतर है कोई मॉडर्न सिस्टम एक इंटीग्रेटेड बन जाए, कि जिसमें एक जगह से कोई चीज निकल पड़े ना तो दूसरी जगह सारे सिग्नल्स बन जाए कि वो वहां से निकल चुके ट्रेन, ठीक है। जो कि अभी भी काफी हद तक अडॉप्टेड होगा, लेकिन स्टिल वो अपने आइडियल फॉर्म की टेक्नोलॉजी अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट्स, फिर ये तो हमने पूरे पूरे शहरों के रेलवे के प्रोजेक्ट्स की बात की, खुद एक शहर के अंदर के भी रेलवे प्रोजेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोग शहर के अंदर भी ट्रेन के जरिए सफर करते हैं। अगर वो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और ट्रेन यहां से स्टार्ट होकर कहीं और लेके जा रही है, दूसरे शहर की बात नहीं कर रहा, विद इन द सिटी भी ट्रेन ट्रेवल होता है, तो ट्रेन में बैठ जाते हैं और एक स्टेशन से अगले ही कराची के दूसरा स्टेशन अगर वहां पर ट्रेन रुकती है तो वहां पर उतर जाते हैं। सही है, तो ये है सर्कुलर, ये कहलाते हैं सर्कुलर रेलवे, शहर के अंदर जो चलती है। तो शहर के अंदर के रेलवे के प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी ध्यान है कि उसको भी रिवाइव करना चाह रहे। एक जमाने में बहुत चलती थी ये, फिर वो रेलवे का निजाम इतना खराब हो गया, फरसुदा हो गया कि उसको फिर यूज करना छोड़ दिया, लोगों ने बसेस की तरफ आ गए। लेकिन अब इतना सिटी के अंदर ट्रैफिक होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि 2-4 अलग अलग ऑप्शन हो, बसेस ऑप्शन अलग हो, ठीक है, इसी तरीके से रेलवे एक अलग ऑप्शन हो ट्रैवल करने के लिए। तो सर्कुलर रेलवे के भी प्रोजेक्ट्स हैं जो शहर के अंदर आपको ट्रैवलिंग की सपोर्ट देते हैं, क्योंकि बाकी रेलवे तो शहर से दूसरे शहर लेके जाते हैं ना, शहर के अंदर भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे कि लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात हो रही है यहां पर। तो लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो पाकिस्तान का पहला मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट है जो शहर के अंदर, मेट्रो ट्रेन क्या होती है, जो शहर के अंदर आपको फैसिलिटी देती है, आप शहर के अंदर जिसके अंदर ट्रैवल कर सको, ठीक है। तो ये लाहौर का एक रेलवे प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर अपग्रेड्स जारी हैं, चल रही हैं। फिर इंटरनेशनल एक प्रोजेक्ट यहां पर लिखा हुआ है, पाकिस्तान ईरान तुर्की रेल कॉरिडोर। तो वो जो है रेल्स के जरिए, ट्रेन के जरिए पाकिस्तान को ईरान से और उसके बाद तुर्की से कनेक्ट करता है, ठीक है। शायद ये वही होगा जिसकी मैंने पहले बात की थी आपसे कि वो इस्लामाबाद से इस्तांबुल तक जाता है। तो हो सकता है इस्लामाबाद से अफगानिस्तान के जरिए ना जाता इस्तांबुल तक, शायद वो ईरान से होता हुआ जाता हो, पॉसिबल है। फीजिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट्स इन रेलवे, हमारे रेलवे के अंदर डेवलपमेंट की क्या पॉसिबिलिटीज है।
जिस तरह ये लिखा हुआ है आंसर आपका, उसको मैं समझा देता हूं। पिछले वाले आंसर से थोड़ा सा मुख्तलिफ लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर बताया हुआ है कि हमारे रेलवे के अंदर क्या डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहां पर ये नहीं बताया उन प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी क्या है। फिजिबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी। यहां पर प्रोजेक्ट्स की बात कर ले कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो सबकी पॉसिबिलिटी किस किस पे मबनी है कि पैसा होना चाहिए, दूसरे मालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, जिसके साथ जो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हाई स्पीड रेल का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लाहौर इस्लामाबाद हाईवे स्पीड रेल। ये सुन ले, पढ़ ले, ये याद करने की जरूरत नहीं है। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद और उसके नोट्स बनाने के बाद, मतलब नोट्स पढ़ते हुए लिख रहे हैं अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करके आप, तो उससे आपके जहन में इतना इनफ आ जाना है कि जब आप सवाल देखेंगे ना पेपर का, वो इतने डीप नहीं जाएगा वो सवाल, आपके पास खुद ही आंसर फॉर्म हो रहा होगा। नॉलेज के तौर पे रखें इसको। तो हमारे रेलवेज की भी अगर हम फिजिबिलिटी की बात करें तो एक तो फाइनेंस अगर अवेलेबल होगा तो फिजिबल है रेलवे की तरक्की। अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो रेलवे की तरक्की फिजिबल है, राइट। इसी तरीके से अगर हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं दूसरे मालिक के साथ, जैसे कि सी पैक है, ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, तो रेलवे की तरक्की हो सकती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो तो रेलवे की तरक्की हो सकती है। ठीक है, सी पैक से ही मिलता जुलता नाम है, और वो सी पैक का ही हिस्सा कह लो उसको, चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का बेल्ट BELT बेल्ट। बेल्ट वैसे तो आप किसी भी पट्टे को कहते हो, चाहे वो पैंट में बेल्ट डल रहा हो या किसी कोई पूरे रोड का एक पट्टा चल रहा हो, तो वो भी एक बेल्ट ही कहलाता है। ठीक है ना। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये भी मोस्ट प्रोबेबली चाइना का सी पैक का ही हिस्सा है, पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। सी पैक के अंदर बहुत सारी किस्म की इन्वेस्टमेंट्स है, तो एक इन्वेस्टमेंट कौन सी वाली है सी पैक में रहते हुए? बेल्ट एंड रोड। तो सी पैक अगर एक चाइना के साथ मुआहिदा है, उसमें पोर्ट का के अंदर इन्वेस्टमेंट है, तो उसके अलावा बेल्ट और रोड्स पे भी इन्वेस्टमेंट है, कि जिसमें बहुत सारे रेलवेज और रोड्स शामिल है। क्लियर है? इसको यूं देखो भले। तो बहरहाल अगर आपके सारे दूसरे मालिक के साथ प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को लेके आ सकते हो, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, पैसा आ जाता है आपके पास, तो आपके लिए फीजिबल हो जाता है कि आप रेलवे के प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जा सको। एयर कम्युनिकेशन को लेकर रीसेंट डेवलपमेंट्स, एक न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। पहले बताया ना 2018 से पहले बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट हुआ करता था, अब वो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट बन गया दूसरी जगह। ठीक है, तो वो एक मॉडर्न डेवलपमेंट है। इसी तरीके से हमारा स्कर्दू और गिलगित के एयरपोर्ट से एक मॉडर्न डेवलपमेंट है। ठीक है, और कराची, लाहौर और मुल्तान के एयरपोर्ट्स एक्सपेंड हो रहे हैं, ये हमारी एक मॉडर्न अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स में से है। ठीक है, न्यू प्राइवेट एयरलाइंस आती जा रही हैं, जैसे कि फ्लाई जिना, एयर सियाल, सीरीन एयर, ये नई नई एयरलाइंस आ रही हैं, तो रिसेंट डेवलपमेंट्स में आएगी ना कि नई नई क्या तरक्याती काम हो रहे हैं। PIA ने अपने रूट्स बढ़ा दिए हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की तादाद बढ़ा दी है, तो ये भी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एक बहुत ही लॉस मेकिंग एयरलाइन है, और इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश लास्ट जो हुई थी, तो उसमें एक बिडर आया था, एक बिडर कि हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो एक ऑफर आई थी किसी एक से, वो नाम नहीं याद मुझे, और वो बहुत कम ऑफर थी। एक होता है ना बिडिंग के लिए लगाते हो कि चले हम एयरलाइन बेच रहे हैं, कौन बिड लगाता है, तो कोई बिड्स नहीं है, एक बिड आई थी। लेकिन शायद इसको सेल करने का इरादा 85 अरब रुपए में है, 85 बिलियन रुपीज, नॉट डॉलर्स, 85 बिलियन रुपीज के अंदर सेल करने का इरादा, बट नोबडी इज इंटरेस्टिंग टू गेट इट एट दैट कॉस्ट, क्योंकि इसमें बहुत काम है, ओवर एम्प्लॉयड है, कितने तो एम्प्लॉयज निकालने पड़ेंगे, कितनी तो प्रोटेस्ट होगी यहाँ पर, पता नहीं क्या क्या होगा, तब जाके वो प्राइवेट सेक्टर तो घाटे में थोड़ी चलाएगा, वो फालतू के एम्प्लॉयज थोड़ी रखेगा, वो तो गवर्नमेंट पाल ले ना किसी तरह। खैर, तो PIA जैसे हमारी जो एयरलाइंस है वो भी अपने रूट्स को एक्सपेंड कर रही हैं। एयर कार्गो ऑपरेशन, हमारे हवाई जहाज के जरिए जो माल इधर से उधर जाता है उसको भी एक्सपेंड किया, पहले की बनस्बत बहुत बढ़ गया वो काम, अब एयरलाइन के जरिए माल भी बहुत ट्रांजिट होता है। कह रहे एयर कम्युनिकेशन के अंदर जो मजीद डेवलपमेंट्स होनी है उसकी क्या फिजिबिलिटी है। दोबारा से अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स ला पाएंगे, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाएंगे, तो बड़ी फिजिबिलिटी है हमारा एयर ट्रैवल बढ़ने की। साथ में हमारा एयर ट्रांसपोर्ट बढ़ने की फिजिबिलिटी यूं भी बढ़ जाती है कि पाकिस्तान जिस जगह लोकेटेड है वहां पर आसपास बहुत सारे रीजन्स हैं,
साउथ एशिया में पाकिस्तान लोकेटेड है, मिडिल ईस्ट से पाकिस्तान जोड़ रहा है, साउथ ईस्ट एशिया से पाकिस्तान जोड़ रहा है। एक तरफ चाइना है पाकिस्तान के जो नॉर्थ पे, जो कि मिडिल ईस्ट कहलाता है। तो मिडिल ईस्ट, सॉरी नॉर्थ पे जो है ना वो सेंट्रल एशिया कहलाता है, नॉट मिडिल ईस्ट। पाकिस्तान के नॉर्थ पे जो चाइना रशिया ये सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, ये तीन जुड़ते हैं पाकिस्तान के साथ। तो एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर डेवलप होंगे तो बहुत सबके साथ फ्लाइट्स शेयर होंगी हमारी। और पाकिस्तान क्योंकि बीच में, तो आगे जाके पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है कि पाकिस्तान के अंदर कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी आए, कि यहाँ पर आके स्टे लें और कनेक्टिंग फ्लाइट बन के कहीं और निकले किसी और रीजन में। फॉर एग्जाम्पल एक फ्लाइट को दुबई से उड़ के चाइना लेट्स सपोज जाना है, तो हो सकता है पाकिस्तान में स्टे ले, और उस फ्लाइट में से वो लोग जो जाना चाह रहे श्रीलंका, तो दुबई से फ्लाइट पाकिस्तान उतरे, जो श्रीलंका जाने वाले दूसरी फ्लाइट पे चढ़े श्रीलंका निकल जाए, और बाकी वो वही फ्लाइट फिर चाइना निकल जाए। समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग। तो पाकिस्तान इस चीज के लिए इस्तेमाल हो नहीं रहा, तो अब होगा। हालांकि पाकिस्तान लोकेशन वाइज बिल्कुल फीजिबल पॉसिबल तो है ना, पाकिस्तान बीच में है, तो आगे पीछे इतनी जगह से जोड़ा है, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर एक कंट्री यहां पर है, एक कंट्री यहां पर है, यहां से जहाज उड़ता है एक, ठीक है ना, वो जहाज उड़ता है, उसमें से कुछ बंदे यहां उतरने, कुछ बंदे यहां उतरने, और पाकिस्तान लेट्स सपोज अगर लाया करता है इस तरफ, तो यहां पर जहाज उतरे, और जो यहां जाने वाले बंदे हैं वो दूसरे जहाज में यहां निकल जाए, और वहां जाने वाले बंदे उसी जहाज के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाए। समझ लो? और उस जहाज में जो जगह बनेगी ना, तो हो सकता है कुछ लोग पाकिस्तान के उस जहाज में चढ़ जाए जिनको चाइना जाना हो, वो भी वही वाली फ्लाइट ले ले शायद। सो दिस इज कॉल्ड कनेक्टिविटी। लेकिन पाकिस्तान की अभी तक कनेक्टिविटी है नहीं, यहाँ फाइनल फ्लाइट ही आती है, लेकिन जितना एयरपोर्ट डेवलप होंगे उतनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उसके लिए पाकिस्तान फीजिबल है बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान मिडिल में है, बिल्कुल वैसे जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर दुबई फीजिबल है ना, बहुत सारी कंट्रीज आगे पीछे उसके, तो वहां पर फ्लाइट जाती है। इनफैक्ट कुछ फ्लाइट पता है कैसी होती है? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से चली और जाना यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, वो दुबई जाएंगी पहले, और दुबई से शायद चली जाए, या ज्यादातर खैर जो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली होती है वो थाईलैंड पे पहले स्टे लेती है, फिर थाईलैंड से जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसी होती है कुछ फ्लाइट्स कि जिसको पाकिस्तान से उड़ के जाना यहां था, तो ये शॉर्टर डिस्टेंस है, पाकिस्तान से यूके जाना था, लेकिन वो पहले क्या कर रही है, वो फ्लाइट उड़ के पहले दोहा या दुबई वगैरह में स्टे ले रही है, कनेक्ट होके फिर जा रही है, वहां लंबा रूट है। अब जो ये वाली कंट्री है उसको तो रेवेन्यू मिला ना, फ्लाइट लैंड हो रही तो वो चार्ज करेंगे, उस फ्लाइट के टेक ऑफ बहुत बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं और फ्लाइट के ऊपर, ठीक है। तो पाकिस्तान के ऊपर अगर रोज की 50 फ्लाइटें खुद पाकिस्तान के लिए आ रही हैं, तो पाकिस्तान के पास तो सिर्फ उसका रेवेन्यू आ रहा है। अगर रोज की 50 से ऊपर 100-200 फ्लाइटें और भी आ जाती पाकिस्तान के पास, पहले तो इतना एयरपोर्ट होना जरूरी है, इतना एयरपोर्ट नहीं है, जब भी तो लोग आ नहीं रहे ना कनेक्टिंग फ्लाइट की, यहाँ पर तो कैपेसिटी ही नहीं है, बहुत देर हो जाएगी यहाँ से तो क्लियर होते होते जहाज को हमारे, सही। लेकिन अगर हो कैपेसिटी इतनी, तो जहां आपके 50 हवाई जहाज आने थे, तो वहां पर आपके 200 हवाई जहाज आ रहे हैं, जो 150 उठ के आपके यहाँ स्टे करके फिर दोबारा कहीं और जा रहे हैं। सो दैट वुड बी अ रियल रेवेन्यू। और लेकिन तब पॉसिबल है जब हमारे एयरपोर्ट एक्सपेंड हो, तब। और एयरपोर्ट कब एक्सपेंड होंगे? जब हमारे पास इनफ कैश होगा। सो पाकिस्तान की लोकेशन पाकिस्तान को फीजिबल बनाते तरक्की के लिए। ये ट्रांसपोर्ट मोड्स को कंपेयर करें, पहला वाला है कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है? ये बाय रोड, दूसरा बाय ट्रेन, तीसरा बाय एयर, ठीक है। ये जो कंटेनर्स में सामान रखा है इसको मैं क्या कह सकता हूं? कार्गो। कार्गो कह दो, फ्रेट कह दो, शिपमेंट भी कहलाता है। ये माल जो है शिपमेंट भी कहलाता है। अच्छा, माल के लिए एक और लफ्ज यूज होता है, शिपमेंट। शिपमेंट से के नाम से आपको लगेगा जो पानी के जहाज से माल आ रहा है खाली वो शिपमेंट कहलाएगा, नहीं। जो माल डिलीवर हो रहा है ना उसको अक्सर शिपमेंट कहते हैं। एक बिजनेस लाहौर में, वो हमारे शहर में माल भिजवा रहा है सुजुकी के जरिए, वो पूछ रहा माल शिप हो गया, तो आप सोचोगे तो सुजुकी से नहीं आया, आप कहोगे सुजुकी हो गया, शिप तो नहीं हुआ। तो भाई शिपमेंट एक टर्म बन गई है कि डिलीवर होने को कहते हैं, माल डिलीवर होने को। तो ये माल है, इस माल को आप फ्रेट शिपमेंट भी कह सकते हो, कार्गो भी कह सकते हो। कंपैरिजन, अब डब्बों का आप गौर करना, ये जो पहला डब्बा है ये मैट्रिक्स है, ये दोनों डब्बे मिलके क्या बन रहे हैं? गुड्स।
गुड्स के हवाले से बात है, ठीक है। गुड्स को लेकर, मतलब गुड्स को लेकर रोड्स के जरिए ट्रैवल करना, रेल के जरिए ट्रैवल करना, एयर के जरिए ट्रैवल करने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो गुड्स अगर हमारे रोड के जरिए ट्रैवल हो तो हमें क्या क्या फायदे होते हैं इससे। रोड के जरिए शॉर्ट डिस्टेंस बड़े अच्छे कवर हो जाते हैं। अब मुझे यहां से हैदराबाद तक माल भेजना है तो मैं कौन सी रेलवे के जरिए, चलो ट्रेन अगर जा रही है तो भेज भी दिया, लेकिन यहां से मुझे 20-40 किलोमीटर का माल भेजना है, इतना शॉर्ट डिस्टेंस, इसके लिए कौन सी एयर फ्लाइट लेंगे हम। एयरपोर्ट ही 15 किलोमीटर दूर, डायरेक्ट रोड टू रोड ट्रैवल होगा, राइट। तो रोड टू रोड शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बेस्ट है। इंसान को ट्रैवल करना हो या माल को ट्रैवल करना हो, वो रोड के जरिए ट्रैवल करे, शॉर्ट डिस्टेंस है अगर, ठीक है। डोर टू डोर डिलीवरी पहुंचाने के लिए तो रोड चाहिए चाहिए, चाहे आप ट्रेन के जरिए पहुंचा रहे हो माल या हवाई जहाज के जरिए, वो घर तक थोड़ी आएगा। हवाई जहाज जहां उतरेगा वहां पोर्ट से गाड़ियों में माल भर के रोड के जरिए ट्रैवल होगा, राइट। तो डोर टू डोर डिलीवरी के लिए रोड्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रोड जो है वो रिमोट एरियाज को कनेक्ट करते हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं ना, जहां पर रेलवे भी नहीं जाती, जहां पर हवाई जहाज के स्टेशन भी नहीं, मतलब वो भी नहीं बने हुए एयरपोर्ट्स, तो वहां तक रोड्स तो फिर भी जाते हैं, क्लियर है। तो रोड का एक ये फायदा, दूर दराज के इलाकों को कनेक्ट करता है। रोड्स का ये फायदा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती जितनी ट्रेन की पटरियां लगाने की होती है या जितना एयरपोर्ट बनाने की होती है। आपको हर जगह पर एयरपोर्ट्स बना रहे हो कि ताकि कहीं से भी जहाज उड़े और वहां लैंड हो। पहले तो जहाज हर जगह उड़ के लैंड नहीं होने वाला, वो जहाज है कोई आपकी बाइक या गाड़ी नहीं, ऐसे ऑफ की ऑन की, क्या आप हर 4 बंदों को कहीं उतारने के लिए वहां पर लैंड कर रहे हो, ये ऐसे नहीं होता। हर टेक ऑफ और लैंडिंग में जहाज के पहिए घिस जाते हैं, वही इतने महंगे होते हैं, फिर पेट्रोल और ये सब तो अलग बात। खैर, तो लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है रोड्स को बनाने में। बहुत लो, आप कहोगे रोड्स तो बहुत महंगे बनते हैं, लेकिन बनिस्बत रेलवे के और एयरपोर्ट्स के, उन दो की बनिस्बत रोड्स जो है वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करते हैं, क्लियर। तो ये फायदे हैं रोड्स के। रोड्स के नुकसान क्या है, अगर माल के नजरिए से देखें, माल इधर से उधर पहुंचाना है तो वो, मतलब अगर लंबा रास्ता है ना तो बहुत स्लो पहुंचेगा। लंबे रास्ते में ज्यादा तेजी, सबसे ज्यादा तेज तो बाय एयर जाएगा। अगर कराची से इस्लामाबाद माल भेजना है बाय एयर चला जाएगा 3 घंटे में, ठीक है। बाय रेलगाड़ी भी तेज जाता अगर डिले नहीं होती रेलगाड़ी, और बाय रोड सबसे स्लो जाता है माल। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसा निजाम है कि रोड से माल फिर भी रेलगाड़ी के कभी कभी ज्यादा तेज रोड से चला जाता है, क्योंकि रेलगाड़ी में डिले ऐसे आ जाते हैं, वो सिग्नल एरर इतने हो जाते हैं कि वो ट्रकों में लोड होकर ज्यादा जल्दी पहुंच जाता माल। लेकिन फिर भी अगर ये सिग्नल एरर्स ना हो और रेलगाड़ी के जरिए की स्पीड को कंपेयर कर रोड की स्पीड से, तो रेलगाड़ी की स्पीड ज्यादा तेज है, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है, रेल नहीं रुकती, रेल चलती रहती है। अच्छा, बीच में से अगर कोई रोड गुजर रहा, बीच में से गाड़ियों का ट्रैफिक भी हो ना, कि रेलगाड़ी की पटरी के ऊपर से ट्रैफिक जा, ट्रैफिक को रोक लेंगे, रेल को नहीं रोकेंगे, पहले ट्रेन गुजरेगी फिर ट्रैफिक गुजरेगा, ओके। तो जितनी कम रुकावट है उतना जल्दी माल ट्रांजिट होता है, लेकिन रोड्स के अंदर बहुत रुकावटें होती हैं तो स्लो माल पहुंचता है, ये डिसएडवांटेज है। फिर रोड पे ट्रैफिक बहुत होता है, ये एक डिसएडवांटेज है। अगर रोड की कंडीशन पुअर हो तो माल स्लो पहुंचता है और साथ में जो ट्रांसपोर्ट की व्हीकल्स है वो भी खराब हो जाती है। रोड के दरमियान सिक्योरिटी रिस्क भी है, कोई भी माल लूट सकता है, सही है। हाई फ्यूल कॉस्ट भी हो जाती है, कभी बहुत लंबा डिस्टेंस है ना, अगर ट्रेन के जरिए ट्रेवल करते हैं तो चीप पड़ता है, शायद ऐसा भी होता है, क्योंकि रोड के जरिए अगर आप मिसाल के तौर पे 1000 किलोमीटर की जर्नी कवर कर रहे हो ना, तो फिर वो बहुत फ्यूल लग जाएगा। तो रोड्स के जरिए माल को पहुंचाने के फायदे और नुकसान। इसी तरीके से रोड्स के कॉलम में रहते हुए लोगों की बात कर रहा हूं, रोड्स के कॉलम में रहते हुए लोगों को इधर से उधर रोड्स पहुंचाते कैसे हैं, बल हवाई जहाज की बनस्बत स्लो पहुंचाते हैं, तो आइडियल नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस में, रोड्स आइडियल नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस में, तो ये डिसएडवांटेज है। फायदा क्या है, कन्वीनियंट है, गाड़ी पकड़ी निकल गए, ये बाकायदा स्टेशन जाना और ये सब नहीं करना पड़ता। तो लोगों को लेकर रोड्स जो है अर्बन मतलब शहर के साथ साथ रूरल एरिया, गांव देहात तक भी इजीली ले जा सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने बताया कि हर गांव देहात तक थोड़ी रेलवे पहुंच रहा है, तो ये आप चीपर है रोड जो है, बहुत चीप ट्रांसपोर्ट। अगर एयर ट्रेवल बहुत एक्सपेंसिव होता है, उससे बहुत चीप है रोड। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में बात किया जाए ना, तो शायद सबसे ज्यादा चीप पड़े ट्रेन, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस में रोड एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, सही जी।
अच्छा, ये आप एक एक नहीं बता रहा, सारे आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इसी तरह रेलवे को लेकर, रेलवे के कॉलम में गुड्स को लेकर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, देखो पढ़ने का तरीकाकार जो है ना उसको आप स्किप आउट नहीं कर जाना। ये आपकी आसानी के लिए 6 पेज के आइटम को अगर मैं एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं तो आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए इसको पढ़ना कैसे है। सही है? तो आप फिर एक दफा गौर कर लें पढ़ किस तरह रहा हूं। माल रेल के जरिए अगर पहुंचाया जाए एक जगह से दूसरी जगह तो फायदे और नुकसान क्या होंगे हमें। माल को बाय एयर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना जाए तो फायदे और नुकसान क्या होंगे। मतलब फायदा क्या है, फास्ट पहुंचेगा, ठीक है, बहुत अच्छा है। किस कौन से माल के लिए, जो बहुत हाई वैल्यू गुड्स होते हैं ना, कि रास्तों में कहीं सिक्योरिटी रिस्क ना हो तो बाय एयर ट्रैवल कर ले। पेरिशेबल आइटम होते हैं ना जो सड़ सकते हैं, जल्दी सड़ जाएंगे, अगर ताजा रखना है तो बाय एयर ट्रैवल करा, ठीक है। अब किसी बहुत अमीर आदमी को एक ताजी पकड़ी हुई मछली खानी है भाई, और वो मछली पकड़ी गई है गवादर के अंदर या कराची के पोर्ट पे और उसको चाहिए वो नॉर्दर्न एरिया में। सो आपका इतना अच्छा शौक है, इतना बड़ा शौक है, तो आप बाय एयर ही अफोर्ड करें उसको। स्कर्दू में बैठ के आपको वो मछली मंगवानी है और फौरी खानी है शाम तक, तो आप एयरपोर्ट पे कोई फ्लाइट आ रही हो तो उसके जरिए मंगवा लें। समझ आ रही बात? वेरी एक्सपेंसिव। सो पेरिशेबल आइटम्स के लिए बहुत अच्छा है एयर ट्रांसपोर्ट। डिसएडवांटेज क्या? एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। माल को एक जगह से दूसरी जगह बाय एयर लेके जाते हो तो डिसएडवांटेज क्या? एक्सपेंसिव है। माल को अगर आप बाय एयर ट्रेवल कर रहे हो तो आप ये समझ लें कि आपको फर्दर ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, कि जब वो एयरपोर्ट पे उतरेगा माल तो फिर वहां से घर तक पहुंचाने के लिए भी तो आपको रोड चाहिए, बीच में कनेक्टिविटी चाहिए। क्लियर है? सो ये इस तरह से आप पढ़ेंगे कि लोगों को लेकर बाय एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर नुकसान क्या है, कि शॉर्ट डिस्टेंसेस में सूटेबल नहीं होता एयर ट्रांसपोर्ट। सही है? अब मैं मसलन एक बात करता हूं, इसको समझिएगा। पढ़ तो आप लेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी पे एक एयरपोर्ट है, पॉइंट ए पे एक एयरपोर्ट है, और आपको जाना है पॉइंट सी तक, ठीक है, यहां तक। अब पॉइंट ए से एयर ट्रैवल करके आप पॉइंट बी तक जाते हैं, फिर वहां से कोई गाड़ी पकड़ के पॉइंट सी तक जाते हैं तो पता चलता है ये 3 घंटे का सफर है, और एयरपोर्ट से जो जो फ्लाइट ले रही है वो 1 घंटा ले रही है पहुंचाने में। आप कह रहे हो टोटल 4 घंटे, आपको नहीं सिर्फ 4 घंटे ना, फ्लाइट के अंदर बोर्डिंग होना उसके अंदर भी टाइम लगता है। अपने एयरपोर्ट पे घर से निकल के पहुंचूंगा मैं, खैर इतना दूर नहीं होगा, करीब होगा, घर से निकलकर अपने एयरपोर्ट तक पहुंचूंगा, उसमें 15-20 मिनट आधा घंटा लग सकता है। क्लियर होते होते शायद 1.5-2 घंटा लग जाए, फिर वहां से क्लियर होते होते भी आधा घंटा लगे, माल मतलब मेरा सूटकेस आया नहीं आया, तो तकरीबन आप घर से निकले और 2 घंटे में एयरपोर्ट से दूसरे शहर तक पहुंच गए और वहां से क्लियर हो गए, 3 घंटे मजीद लिया और सी तक पहुंचे, तो तकरीबन आपको 5.5 घंटे लग गए। और अगर आप डायरेक्टली बाय कार ट्रेवल करते और आपको लेट सपोज उसमें 6 घंटा लगने थे तो आप कहते भाई कार ही चल जाता हूं, क्योंकि इसमें कॉस्ट मेरी बहुत ज्यादा है, टाइम लगभग उतना ही लग रहा है। इसमें मैं गाड़ी में बैठ के पहले एयरपोर्ट तक जा रहा हूं, फिर एयरपोर्ट की जो फ्लाइट की फीस है, फिर वहां से क्लियर हो रहा हूं, फिर वहां से 3 घंटे की गाड़ी पकड़ के बहुत एक्सपेंसिव है। सो ये अपने पार्ट पे आप बाकी जो मिस आउट किया है वो आप खुद पढ़ लेंगे, फायदे नुकसान खुद। जैसे एयर के अंदर एक बात ये लिखी है कि इमरजेंसी ट्रेवल के लिए बाय एयर आप ट्रेवल करेंगे, एक फायदा है ना लोगों के लिए। अच्छा जी, अगले हेड पे आते हैं, एवेल्युएशन ऑफ न्यू ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स। जो नए नए ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स लगते चले आ रहे हैं उसको जरा एवेल्युएट करें। तो आप कहेंगे भाई एवेल्युएट का मतलब ये कि आप वैल्यू मालूम करें जरा उसकी, कितनी कितनी वर्थ है, कितने फायदेमंद है। आप कहेंगे बहुत फायदेमंद है, आपकी इकोनॉमी ग्रो होती है, जितना जल्दी माल और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे वैसे इकोनॉमी, मुल्क की मईशत जिसमें सारे कमाई के जराए और सारे बिजनेसेस, वो सारे लोगों की जॉब्स वगैरह सब बहुत अच्छे से चलेगी। अगर आप घर से निकल के सही टाइम पे अपने ऑफिस पहुंच जाते, टाइम पे पहुंचे, आपकी जॉब सही रही, आप काम करके दे रहे हो तो कंपनी सही चली,
कंपनी ने अपने कस्टमर को जब कहा था आपको माल बन के मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा, राइट टाइम पे माल भी बन जाएगा, क्योंकि आप टाइम पे घर से ऑफिस तक पहुंच पाए, फिर माल बन गया तो वहां से आपके बना हुआ माल ट्रांसपोर्ट हो गया और आपके कस्टमर के वेयर हाउस तक चला गया टाइम पे। ये सारे फायदे इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो नई जितनी भी ट्रांसपोर्ट स्कीम्स है वो इसमें सपोर्ट करती है। जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की डेवलपमेंट हो रही है वो हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर रही है। कॉस्ट एफिशिएंसी, हमें हमारा खर्चा बचा रही है। देखो ट्रांसपोर्टेशन स्कीम्स के ऊपर पैसा लग रहा है, शुरू में पैसा बहुत लग रहा है, लेकिन बाद में पैसा बच कितना रहा है? अगर खराब रोड होंगे कितनी गाड़ियां खराब होती चली जाएंगी, उसमें बहुत पैसा लगना है हर गाड़ी के ऊपर। लेकिन अगर रोड सही हुए तो फिर क्विक ट्रांजिट होगा, तेज ट्रांसपोर्ट चलेगी, और तेज ट्रांसपोर्ट चलेगी तो फिर जल्दी माल पहुंचेगा, लोग पहुंचेंगे और काम सही चलता रहेगा, तो आपके बाद में खर्चे बचेंगे। सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी, जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव्ड और वेल डेवलप्ड होता है उतनी सेफ्टी के साथ गाड़ियां ट्रैवल करती है, एक्सीडेंट्स नहीं होते। रेलगाड़ियां पटरियों से नहीं उतर जाती अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। रेलगाड़ियों में मिसकम्युनिकेशन नहीं होती, रेल की गाड़ियां टकरा नहीं जाती, कम्युनिकेशन सही है। तो आपका इसी तरीके से सस्टेनेबिलिटी की बात करें कि आपकी जो टेक्नोलॉजी, जितना नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे, नए नए ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, मतलब नई किस्म की बसें इंपोर्ट करवा रहे हैं या खुद बना रहे हैं, मे बी एयरलाइंस जो है, जो नई एयरलाइन आ रही है वो अच्छे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है, तो उससे क्या होगा, आपके जो जितनी भी व्हीकल्स है वो कम कार्बन इमिशन करेंगी। नई नई टेक्नोलॉजी को बना के व्हीकल्स बनी है ना, तो वो ग्रीन व्हीकल्स होंगी, मतलब वो कार्बन इमिशन ज्यादा नहीं करेंगी, तो एनवायरमेंट को भी जो है ना आप सस्टेनेबिलिटी के साथ चला सकते हैं, गंदा नहीं कर रहे एनवायरमेंट को। तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्चा करने से आप एनवायरमेंट की गंदगी को भी रोकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपके रोड्स बने हुए प्रॉपर कहीं पर, तो वहां पर मिट्टी नहीं उठती, कितनी पॉल्यूशन बच जाती है, ये भी एक फायदा है। नई किस्म की गाड़ियां आई हुई हैं तो कितना फायदा है, पॉल्यूशन नहीं होता, धुएं नहीं छोड़ती नई गाड़ियां। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आ जाती हैं तो कितना फायदा है। लेकिन नई ट्रांसपोर्ट स्कीम्स को लेकर चैलेंजेस क्या हैं? एक ही सबसे बड़ा चैलेंज बताओ क्या होगा? कॉस्ट। जो ट्रांसपोर्ट स्कीम का मतलब एक प्रोजेक्ट, पूरा ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोजेक्ट आप बनाना चाह रहे हो, जैसे ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट बनाया कराची के अंदर, तो इतनी बड़ी कॉस्ट थी। आसान होता तो कब का बन चुका होता, ऐसे 10 प्रोजेक्ट और बन चुके होते। सही, सबसे बड़ा मसला है कॉस्ट का, कि बहुत महंगा होता है ये काम। तो और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, और हमारे पास फाइनेंस नहीं, तो हम रिलाय करते हैं दूसरे ममालिक के से कर्जा लेने पे, जिससे हमारा एक्सटर्नल डेट बढ़ जाता है। ये लफ्ज समझ लेना, ये बाद में भी रिपीट होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है डेप्ट। इसको डेप्ट नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ोगे? डेट। क्या डाल ये टे डेट, ये डेट भी नहीं है, डेट है एक्चुअली, इसको यूं पढ़ो डेट, ठीक है, बी साइलेंट है। एक्सटर्नल डेट का मतलब बैरूनी कर्जा, डेट का मतलब कर्जा, एक्सटर्नल डेट का मतलब बैरूनी कर्जा। तो जब आपको चैलेंज ये कि फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट हो दूसरे ममालिक पे, कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट क्या, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको कर्जा चाहिए, और कर्जा जब आता है तो आपके ऊपर दूसरे ममालिक का कर्जा आपके सर पे बढ़ जाता है, मतलब आपको इंटरेस्ट देने पड़ते हैं, फिर उस कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है, सूद भी तो देना पड़ता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। गवर्नमेंट के इश्यूज, ये भी एक चैलेंज है कि पिछली गवर्नमेंट ने कोई और प्रोजेक्ट सोचे थे, अगली गवर्नमेंट आए वो प्रोजेक्ट डंप करके अपने प्रोजेक्ट सोच लिए, तो इस तरह ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना फुटबॉल बन जाता है फिर अपना मुल्क, कि कोई कहां से चला रहा है कोई अलग अंदाज में, फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ रही है तो वो पूरे प्लान्स को चेंज कर रही है, राइट। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं। इसी तरह जी ट्रांसपोर्टेशन के जो प्रोजेक्ट्स है इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते हैं, इन्वायरमेंट को खराब करते हैं। कि जब पूरे रोड के ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगेंगे जो कि आपको चकाचक बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसको उस सिस्टम को लगाने के लिए बीच में से सारे दरख्तों को उड़ाना पड़ा, सो दैट हैज टू हैपन ना, करना पड़ता है। लेकिन उससे एनवायरनमेंट गंदा होता है, फिर पोल्यूशन भी बढ़ सकता है। कि जब आप डिफॉरेस्टेशन कर देते हो, रोड्स के प्रोजेक्ट लगा दिया आपने, ठीक है, तो वो जगह जहां पर कल तक फॉरेस्ट था अब वहां पर गाड़ियां गुजर रही हैं, गाड़ियां गुजर रही है तो गाड़ियों के धुएं, चाहे वो नई गाड़ियां क्यों ना हो, धुआं फिर भी कुछ ना कुछ तो छोड़ते हैं ना। तो डिग्रेडेशन एनवायरनमेंट की होती है नए प्रोजेक्ट से। सो ये हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ यूनिट 7 का, जो कि था हमारा इंटरनल ट्रांसपोर्ट के हवाले से। अब अगला चैप्टर है
यूनिट 7 का इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के हवाले से।